Producer is ready, director is ready. Let's go. Boom. And we are back. This time in the third episode of the Magic Man Pod. I have the pleasure of having Mohammad Ehtisham Ansari, also popularly known by the name of Rehan among people at Rebel MMA. So, Rehan. And guys, this podcast is going to be more on a Hindi side. एहतशाम का इंग्लिश बहुत ही अच्छा है इसीलिए हम लोग थोड़ा सा हिंदी ज़्यादा यूज़ करेंगे इसमें सो आई होप दैट दिस पॉडकास्ट रीचेज मोर हिंदी ऑडियंस मोर इंडियन फाइटर्स हु आर इन द नॉर्थ इंडिया हु आर नॉट वेरी वेल नोन हु आर लेसर नोन जिनके पास इंग्लिश कंटेंट उतना पहुंच नहीं पाता है ये पॉडकास्ट उन फाइटर्स के लिए भी होगा एंड आई होप कि आपको इस पॉडकास्ट से कुछ वैल्यू का इन्फॉर्मेशन मिल सके रेहान के एक्सपीरियंस से मेरे एक्सपीरियंस से और सबसे पहले लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट रेहान बिकॉज ही रिसेंटली वन एट नाइजा 51. इट इज़ अ प्रमोशन फ्रॉम कजाकिस्तान, अ बिग प्रमोशन ओवर देयर, सुपर प्रोफेशनल, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे. और वहाँ पे रेहान ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया अपने फाइट में एट 2 days नोटिस विद एन ओपोनेंट चेंज. He finished the fight in the first round by a rear naked choke. So Rehan, first of all, congratulations and कैसा फील कर रहे हो इस विक्ट्री के बाद? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है. क्या चेंज दिख रहा है आपको पहले से और अभी, फाइट के पहले और फाइट के बाद लोगों के रिस्पॉन्स में? सर पहले तो मतलब हाँ, लोगों को पता था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ. ठीक है, मतलब सब सोचते थे ठीक है तैयारी कर रहा है, बट अब सब लोग ग्रीट कर रहे हैं. जो मुझे जानते हैं वो भी कर रहे हैं, जो मुझे नहीं जानते वो भी कर रहे हैं, और जिसे मैं नहीं जानता वो भी कर रहे हैं. मतलब हर जगह से लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आज तो मेरे को बता रहा था कैसे तेरा इंस्टाग्राम इनबॉक्स पूरा फुल है, 200-300 मैसेजेस आ रहे हैं. जी, जब भी इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ, फेसबुक खोल रहा हूँ, व्हाट्सअप खोल रहा हूँ, सिर्फ मैसेज ही मैसेज पड़े हुए हैं. लेकिन सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है. जितना हो सकता है उतना मैं रिप्लाई कर किस रहा हूँ. तरह के मैसेज आ रहे हैं? लोग ग्रीट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे हैं, फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप मुंबई आओ, मैं आपको इधर पार्टी दूंगा. कुछ लोग बोल रहे हैं मैं 17 साल का हूँ, मुझे UFC में जाना है. कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे भी आपका जैसा फाइटर बनना है. कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे भी आपके जैसा बनना और है. बाकी लोगों को रिप्लाई मत कर, बस ये दावत वालों को रिप्लाई करो. दोनों की कोई दिल्ली वाला भी बुला रहा है क्या दावत दिल्ली पे? उसको कहो कि जब भी कभी दिल्ली में आओगे अपना नंबर देना, मैं यहाँ पे ले लूँगा दावत. सो बेसिकली बहुत पॉपुलर हो गया अभी इंस्टाग्राम पे. हाँ, फॉलोअर्स भी बढ़ गए. फॉलोअर्स भी बढ़े. कितना बढ़ा? 14.1K. और पहले कितना था फाइट के? पहले 12.6K. 12.6 कैसे था इतना ज़्यादा फॉलोअर्स? लाइक मैं इतने टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, जो उससे मैं कंटेंट क्रिएट करते रह रहा हूँ, फाइट वाइट भी बीच बीच में कर लेता हूँ, लेकिन मेरे फॉलोअर्स 10,000 1500 के बीच में ही अटके हुए हैं. सो इतना फॉलोअर कैसे बढ़ा तेरा? पता नहीं, मैं वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ फाइट का, ट्रेनिंग का. और मैं बाहर भी गया हूँ दागिस्तान ट्रेनिंग के लिए, शायद उसके वजह से ज़्यादा लोग कनेक्ट हुए मेरे साथ. अच्छा, सो चलो थोड़ा बात करते हैं तुम्हारे ट्रेनिंग करियर के बारे में कि कैसे तुमने शुरू किया. यू आर टेलिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल एहतशाम रेहान इज़ ऑल्सो फ्रॉम झारखंड. I am also from Jharkhand. I come from the Palamu district of Jharkhand and he comes from Chatra. और कल ही मैं अपने पापा से बात कर रहा था. I was telling him कि this was the guy that I went to coach. वो जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग तूने शेयर किया था, तो he told me कि Palamu and Chatra are like very close by, like neighboring district है, जो कि मेरे को पहले पता नहीं था. So ठीक है, उस हिसाब से neighbors हैं हम. That's what I found out yesterday. So चतरा जैसे जगह से, बिकॉज आई नो एज कमिंग फ्रॉम पलामू कि वहाँ पे कुछ नहीं होता है सब. टाइक्वांडो के लोकल जिम्स होते हैं, लोग ऐसे पार्क वार्क में ट्रेनिंग करवाते हैं, अकेडमीज भी नहीं होती, और पेरेंट्स का इंकरेजमेंट तो छोड़ ही दो. तो इतने छोटे जगह से शुरुआत कैसे करी? MMA के बारे में पता कैसे चला? सर मुझे बचपन से इंटरेस्ट था. मैं जैकी चैन का मूवीज़ देखता था और ब्रोक लेसनर को मैं फॉलो करता था. मुझे पता चला कि वो MMA करता है. तो जब मैं रांची आया तो मैं एक कोच के पास गया. मैंने उनको बोला कि मुझे UFC में जाना है, मुझे UFC का ट्रेनिंग करना है. तो उन्होंने बोला ठीक है, कल आ जाओ आप ट्रेनिंग करने के लिए. स्टेडियम का एड्रेस दिया,
मैं गया वहाँ पे तो मुझे पता चला कि कहाँ था ये स्टेडियम? ये स्टेडियम था मोराबादी स्टेडियम, मोराबादी स्टेडियम। रांची का। हाँ पता है तब मेरे वहाँ को। जब वहाँ पता चला कि जो कोच है वो मुझे वुशु सिखा रहे हैं, तो मुझे लगा चलो यहाँ वुशु। पे तो एमएमए नहीं होता है, तो चलो वुशु सीखते हैं, वुशु भी काम आएगा एमएमए में। हम्म। फिर उसके बाद उस समय तेरे कोच को पता था यूएफसी के बारे में, जो वो वुशु सिखा रहा उन्होंने था? मुझे बहुत अपने कुछ स्टूडेंट्स का फोटोज वीडियोस दिखाया। अच्छा। बोला कि ये एमएमए करते हैं, ये हाँ। दिल्ली में हैं अभी, और उनको कोई बताया पंजाब में है, ये मेरे अच्छा। स्टूडेंट हैं और ये एमएमए करते हैं, ये बताया उन्होंने। और मुझे बोला कल से आ जाओ ट्रेनिंग के लिए। तब मैं वहाँ ट्रेनिंग करता था। उसके कितनी कितनी फीस थी वहाँ पे ट्रेनिंग की? वहाँ पे आई थिंक 300 रुपये फीस था वहाँ पे 300 रुपये महीने का? महीने का, हाँ। और वुशु सिखाते थे? वुशु और सिखाते कितने थे लोग सीखते थे उस बैच वहाँ बैच पे, में? मे बी 20 से 25 लोग ट्रेनिंग करते थे 20 एक बैच में? एक बैच में। ठीक है। सो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर मैं कुछ टाइम के बाद रेसलिंग करने लगा, तो मेरा गेम इम्प्रूव हो गया। वुशु में रेसलिंग भी सिखाते हैं? उसू में मैं एक वहाँ पे रेसलिंग भी होता है उस अच्छा, स्टेडियम में। उसी तब स्टेडियम में। मुझे ओके पता ओके। चला बाद में कि यहाँ रेसलिंग भी होता है, और रेसलिंग मुझे बहुत पसंद है। तब जब मैं रेसलिंग करने लग गया तो मेरा उसू का गेम भी इम्प्रूव हो गया। वहाँ पे टेकडाउन भी होता है उसू में, हाँ तो वुशु मेरा में टेकडाउन टेकडाउन। अच्छा हो गया। और मैं फ्रंट रोल, बैक रोल, साइड रोल, ये सब बहुत अच्छा करने लग गया वहाँ पे, तो वो लोग भी बहुत इम्प्रेस हो गए। तो उसके बाद मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बताया, मेरा प्लान था, मैं एक फ़ाइटर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। हाँ। और मणिपुर का एक फ़ाइटर है अच्छा। जो 2012 में एसएफएल में वो फाइट जीता है, तो उससे मैं बहुत इम्प्रेस था। तो मैंने सोचा कि मैरी कॉम भी वहाँ की है, ये फाइटर भी वहाँ का है, और बहुत सारे उसू फाइटर, अच्छे फाइटर मणिपुर से निकलते तो हैं। मणिपुर तो चलते? मुझे, मेरा प्लान था कि मैं मणिपुर जाऊँगा ट्रेनिंग के लिए एक टाइम पे। नाइस। तो मेरे दोस्त ने बताया सब लोग मणिपुर के लोग दिल्ली जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। और एक मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया दिल्ली के लोग कहीं और जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, अमेरिका। तो हाँ। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया, शिवराज ने, कि मैं 1 साल के बाद मैं दिल्ली जाऊंगा ट्रेनिंग करने के लिए। तो मैंने उससे पूछा क्या मैं भी जा सकता हूँ दिल्ली ट्रेनिंग के लिए? बोला क्यों नहीं जा सकता है। तो फिर मैंने अब बैक लेने के लिए आर ये एक बैक ले, R15? नहीं R15 नहीं, चल। अपाची, हाँ। अपाची लेने के लिए मैंने पैसा जमा किया था अपने पॉकेट मनी से बचा के। तो मैंने सोचा कि अब मैं बाइक नहीं लूँगा, अब मैं दिल्ली जाऊँगा ट्रेनिंग के लिए। क्या बात है। और फिर मैं दिल्ली आ गया 2018 में, जब मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ। बीटेक में सो स्टडी के लिए बस वहाँ पे थे, उसके बाद में जैसे स्टडी कंप्लीट हुआ यू शिफ्टेड टू दिल्ली टू ट्रेन फॉर एमएमए। तुमने एक चीज़ और मेरे को स्टोरी बताई थी जब हम वहाँ होटल में थे, कि कैसे जब तेरा रेसलिंग वेसलिंग इम्प्रूव हुआ यूशु में, वुशु में, तो वहाँ के कोचेस ने तेरे को पनिश करना शुरू कर दिया, ऐसा हाँ कुछ? हाँ हाँ। वो शेयर कर। तो क्या हुआ था कि जब मैं वहाँ पे झारखंड में जब मैं वसूल कर रहा था, तो जब मैं रेसलिंग क्लास में गया था, तो हम स्टेडियम के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो मेरे कोच भी स्टेडियम में, उन्होंने मुझे देख लिया ट्रेनिंग करते हुए। तो उन्होंने दूसरी मुझे जगह नेक्स्ट ट्रेनिंग। डे मुझे बोला कि अब तुमको आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हाँ। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको वसूल करना है तो सिर्फ वसूल में ही आपको करना है, लेकिन और दूसरे तुमने तो अकेडमी उनको नहीं बताया जाना था है। पहले, तुमने तो उनको पहले बताया था कि मेरे को एमएमए सीखना है, हाँ, तो उनको दिक्कत क्या था रेसलिंग तुम्हारे करने से? पता नहीं क्या दिक्कत था, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला कि अब यहाँ नहीं आना है आपको। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला कि अब नहीं जाऊँगा मैं रेसलिंग क्लास के लिए, अब मैं यहाँ आऊँगा ट्रेनिंग के लिए। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, ये लास्ट वार्निंग है। वार्निंग है। वाह। सो अभी वो क्या सोच रहे होंगे when he came to अभी वो बहुत think- अच्छे, अभी मैसेज करते हैं सर, कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं हमेशा, और बहुत बहुत मतलब खुश होते हैं वो बहुत ज़्यादा। वो सक्सेसफुल होने पे सारे लोग खुश आते हैं, जब अनसक्सेसफुल होते हो तभी रेसलिंग नहीं सीखना है, ये नहीं करना है। मेरे क्लास में आओ। ठीक है, फिर और क्या हुआ था उस टाइम? बस बस तुमने और कुछ भी बात नहीं वहाँ हुआ पे फिर। खत्म कर हाँ, लिया? बात फिर खत्म उसके हो बाद तुमने गया। सिर्फ वुशु किया? उसू किया, हाँ। उसके कुछ टाइम के बाद फिर मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया, फिर मैं दिल्ली आ गया ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। सो दिल्ली आके फिर कहाँ पे ट्रेन करना शुरू किया? दिल्ली आके मैं सबसे पहले नॉकआउट फाइट क्लब आया, क्योंकि उसका फीस बहुत सस्ता था। और मेरे पास पैसे नहीं थे इतना ज़्यादा उस टाइम पे कि कितना मैं टाइम बहुत वेस्ट किया बड़ा। वहाँ पे? मैंने 6 मंथ का वहाँ 6 मंथ 7 मंथ ट्रेनिंग किया था उस टाइम 7 पे। months? 7 मंथ, हाँ। फिर मुझे स्पॉन्सर मिल गया वहाँ पे। अच्छा। फिर वहाँ पे मुझे फीस नहीं देना पड़ता था, तो फिर मैं वहाँ पे कंटिन्यू ट्रेनिंग किया काफ़ी टाइम तक। कितना, 7 महीने या उससे भी ज़्यादा? नहीं, उससे भी ज़्यादा ट्रेनिंग किया, मैं भी 1 साल तक। 1 साल? हाँ। और कैसा वहाँ पे तुम्हारा ट्रेनिंग था? इसका एक्सपीरियंस शेयर करो। ट्रेनिंग ठीक ठाक था, ओके ओके था बहुत। अनफिल्टर्ड बोल सकता है, बाद में हम लोग एडिट कर देंगे, ठीक है? हाँ। हाँ, बता।
ट्रेनिंग कैसा था नॉकआउट फाइट क्लब में? ट्रेनिंग सिखाता वहाँ कौन पे था हमें knockout सिखाते में? थे विजय सर, हाँ। और ज़्यादातर वो कार्डियो कराते थे वहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे कि वो मेरा पावर बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, लगता मैं फाइट में बहुत खा Cardio जाऊँगा better किसी हो को भी। रहा है, हाँ, हाँ। तो जब मैं फाइट करने जाता था तब मुझे पता चलता था कि मेरा टेक्निक तो इम्प्रूव ही नहीं हुआ है। कार्डियो तो बढ़ गया है, स्ट्रेंथ बढ़ गया, लेकिन टेक्निक इम्प्रूव नहीं हुआ है। सो एक चीज़ मेरे को समझा, तो दिल्ली आया झारखंड से, उस समय तक वुशु में एक भी फाइट करी थी? मैंने किया था, 2-3 फाइट किया था, जीता भी था। हाँ। स्टेट में खेला था, उसमें एक फाइट खेला, एक फाइट जीत गया, दूसरे फाइट में लॉस हो गया। और फिर उसके बाद भी नेशनल के लिए सिलेक्शन था, उसमें वुशु मैं के नेशनल से? उस के नेशनल में मैं सेलेक्ट हो गया था उसमें। सारे दोस्त लोग गए थे, उस टाइम मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है। तो जब एमएमए करने के लिए नॉकआउट में आए, तो फिर कैसे वो पाथ कैसे फिगर आउट किया कि अच्छा ठीक है, अभी मैं बस ट्रेन कर रहा हूँ, अब मेरे को फाइट भी करना है, तो फाइट कहाँ से मिलेगा, एमेच्योर टूर्नामेंट्स कैसे कहाँ होते हैं, ये सब कैसे पता चला? तो जब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था तब मुझे पता चला कि नेशनल फाइट होने वाला 2 महीने के बाद। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी मत करो पार्टिसिपेट, इतना जल्दी ट्रेनिंग करो। तो जब मैं ट्रेनिंग करने लगा वहाँ पे, तो वहाँ के जो ऑनर है मनन सर, उन्होंने पूछा विजय सर से कि रेहान कैसा ट्रेनिंग कर रहा है। तो सर ने बोला सर ये तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग कर रहा है और ये बहुत अच्छा फाइटर बनेगा। अच्छा। तो मैं बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत खुशी हुआ, क्योंकि Nice. पूरी ज़िंदगी में मुझे पहली बार किसी ने ऐसा बोला था। Appreciate किया तो था। मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होता तो मैं उनको दे देता। अच्छा वो नहीं था तेरे पास। हाँ, उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? फिर फाइट का हाँ, करने फिर कैसे मैंने उनको बताया कि मैं फ्लाई वेट में फ़ाइट करूँगा। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, फ्लाई वेट में करेगा फिर तू कर सकता है फ़ाइट। फिर ठीक है, फिर मैंने वहाँ फ़ाइट किया, फर्स्ट नेशनल फ़ाइट किया। कहाँ था ये फर्स्ट ये नेशनल्स? था ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में। और ये 2018? 2018 में था जी। ठीक है। तो उस टाइम पे मैं एक फ़ाइट जीता, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था फाइट के लिए। तो एक फर्स्ट राउंड में जीत गया, कैसे जीता? ग्रोन एंड पॉइंट से। ग्राउंड एंड पाउंड, सो यू टुक द ओपोनेंट डाउन? हाँ, टेक डाउन लिया मैंने, ग्राउंड एंड पाउंड किया और जीत गया। फिर सेकेंड फाइट हुआ, वो नॉकआउट का ही कोई फाइटर था, आंसू नाम है, अभी मेरा फ्रेंड है वो, उसके साथ था, और वो भी रेसलर था। तो मुझे पहले ही मेरे कोच ने बोल दिया था कि इनके साथ फाइट करने जा रहे हैं, रेसलिंग मत करना, इसका सिर्फ स्ट्राइकिंग करना। और मुझे स्ट्राइकिंग उस समय बिल्कुल भी नहीं आता था। तो मैं सोचा कि अब तो मेरे पास कोई वेपन बचा ही नहीं है। हाँ। तो और उसने मुझे टेक डाउन लिया, और मैं साइड कंट्रोल इसकी भी मुझे नहीं आता था उस टाइम पे। मैं पूरे 3 राउंड साइड कंट्रोल में ही फंसा रहा। फिर उसने आरएनसी लिया मुझे। हाँ। हाँ, फिर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर वो आया मुझसे गला मिलने के लिए, मैंने उसको धक्का मार दिया। वाह, दैट्स फिर मेरे फ्रेंड्स ने देखा और उन्होंने मुझे बोला कि यार ये अच्छी बात नहीं है, और एक स्पोर्ट पर्सन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर मैं गया, उसको सॉरी बोला, माफ़ी मांगा, और उसके बाद फिर तो बेसिकली तुम ये भी सीख रहे थे उस टाइम कि सिर्फ एमएमए नहीं सीख रहे थे, यू आर आल्सो लर्निंग कैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है एमएमए जैसे कंपटीशन। क्योंकि बाहर से देखने में बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ दे आर टू पीपल फाइटिंग हु हेट ईच अदर, या दे आर ट्राइंग टू किल ईच अदर। लेकिन व्हाट यू लर्न दैट डे वाज कि इट्स मोर अबाउट द फाइट इनसाइड द केज। जैसे ही फाइट खत्म होता है, यू कैन बी फ्रेंड्स, यू कैन शो रिस्पेक्ट, थिंग्स लाइक दैट। वहाँ पे आप जाके अपना बेसिकली टेक्निक टेस्ट कर रहे हो, यू आर नॉट ट्राइंग टू एक्चुअली विश समवन सो मच ऑफ हार्म इन रियल लाइफ। इट्स जस्ट नेचर ऑफ द स्पोर्ट कि उस स्पोर्ट में आप यू हैव टू हिट पीपल, यू हैव टू टेक देम डाउन, यू हैव टू चोक देम आउट टू विन। लेकिन उसके अलावा यू कैन बी फ्रेंड्स, है ना? बिल्कुल। ठीक है। सो उस टूर्नामेंट में फिर कैसा परफॉर्म किया? उस टूर्नामेंट में मैं बहुत गंदा परफॉर्म किया। इसके बाद फिर यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, राइट? हाँ, आउट हो गया। हाँ, बस आउट हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर मैं घर गया। घर में मुझे बहुत ज़्यादा घर वालों ने मुझे डांटा। मुझे बोला कि क्या तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो के अब तू क्या ये फाइट वाइट कर रहा है, लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहा है? लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तू जॉब वगैरह कर, इसमें ट्राई कर। मुझे घर वालों ने बहुत डांटा। फिर मैं दिल्ली वापस आया और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब जाऊँगा नहीं 1 साल तक घर। अब कुछ करके ही जाऊँगा यहाँ से। फिर मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। मैं 2-2 टाइम 3-3 टाइम ट्रेनिंग करता था, सुबह में, दोपहर में, शाम में। फिर एक सर थे वहाँ पे,
उनके साथ ट्रेनिंग करता था, उनका जूसो Knockout अच्छा में था, ही? नॉकआउट में उनका जूसो अच्छा था, तो मैं शाम में उनके साथ रोलिंग करता था, उनके साथ ट्रेनिंग करता था। और उसके बाद फिर जिससे मैं फाइट हारा था उनके कोच से मैंने बात किया, वो भी नॉकआउट के ही थे, अलग फ्रेंचाइजी था उनका अच्छा। नोएडा में, वो रेसलर थे, तो मैंने उनसे बात किया, मैं उनके एकेडमी में गया, ट्रेनिंग किया उनके सो साथ। दिल्ली से नोएडा जाके ट्रेन कर रहा था? हाँ 3 महीना मैंने फिर अपना थोड़ा अपना टेक्निक अच्छा किया, उसके बाद फिर मैं नोएडा गया, उनसे बात किया, फिर मैं वहाँ पे ट्रेनिंग किया कुछ टाइम, फिर मेरा भी रेसलिंग अच्छा हो गया। हाँ फिर उसके बाद 2019 आया, नेक्स्ट कंपटीशन नेक्स्ट 2019? 2009 नहीं, उससे पहले एक बैटल टाइम फाइट ऑर्गेनाइज कराया नॉकआउट में ही, अच्छा। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और उसमें मैं फर्स्ट फाइट जीता, दूसरा फाइट भी जीता, तीसरा फाइट भी जीता, और वो टूर्नामेंट पूरा जीत गया। और उसमें उस टूर्नामेंट खेलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, उस टूर्नामेंट खेलने के लिए सर बोल रहे थे तू जीत सकता है, तेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, तू खेल। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे खेलने के लिए, मैंने मना कर दिया था। तो मेरा एक दोस्त था मनदीप मनदीप प्रजापति, अभी भी वो एमएम फाइटर है और एमएफए में फाइट करता है, तो उसने मुझे हेल्प किया, बोला कि तू खेल, मैं पैसा पे करता हूँ। फिर मैं वो फाइट को जीता, फर्स्ट फाइट जीता, सेकंड फाइट जीता, थर्ड फाइट जीता, पूरा टूर्नामेंट जीत गया। फिर मुझे वहाँ पे कैश प्राइज मिला 5,000 और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी मिला वहाँ पे। क्या बात है। और कितना था टूर्नामेंट का फीस? फीस था 1,500 रुपया। 1500। सो 1500 भी उस समय आपके पास नहीं था। था। सो दिस इज काइंड ऑफ द रियलिटी कि बहुत सारे फाइटर्स की भी कि वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना ये करते हैं प्रिपेयर, बट बहुत बार आपके पास 1500 रुपये भी नहीं होते हैं टू कम्पीट इन अ टूर्नामेंट। सो फर्स्ट 5000 दैट यू मेड बाई MMA, राइट? उसके पहले MMA से कभी पैसा नहीं कमाया कभी था? नहीं कमाया क्या था। किया उस 5000 रुपये से? उस 5,000 से अपना डाइट सबसे लिया। पहले 1500 उसको दिया होगा वापस? उसको दिया लेकिन उसने लिया नहीं। लिया नहीं? क्या हाँ, बात है हाँ। मनदीप, शाउट आउट ब्रो, गुड जॉब। उसने लिया नहीं, बोला कि तुम्हारा मेहनत कमाई रखो इसको। ग्रेट फ्रेंड। फिर मैंने घर वालों के लिए थोड़ा छोटा मोटा गिफ्ट लिया, और मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला कि तुम अपने डाइट पे खर्च करो, फिर मैंने अपने डाइट पे खर्च किया। क्या बात है। तब तक तेरे घर वाले भी मान गए थे कि अच्छा चल जो कर रहा है कर रहा है? हाँ हाँ, मतलब वो ठीक है कर रहा है, ठीक है कर, लेकिन सही। उतना ज़्यादा खुश नहीं थे अभी। अब हाँ। तो बात अलग है। अब तो थोड़ा स्टार सेलिब्रिटी बन गया है भाई गाँव न्यूज़ में। में नाम आ गया। हाँ ठीक है। सो उसके बाद फिर नॉकआउट में कब ट्रेन करने के बाद फिर कहाँ गए ट्रेन करने? मैं फिर नॉकआउट में भी ट्रेनिंग करता था। फिर जब मैं नेशनल गया, मैं 2019 में जनवरी 12-13 मैं ये मुंबई वही गया। नेशनल था क्या जिसमें जुबली भी किया था अंशुल? नहीं उसमें नहीं, वो 2018 वाले में था, किसमें था? अब पता नहीं। ठीक है। तो 2019 में मुंबई गया पूरी टीम के साथ, नॉकआउट टीम के साथ, और वहाँ पे मुझे लगा था कि ठीक है मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ एक्सपीरियंस के लिए, मुझे नहीं लगा था कि मैं जीत जाऊँगा यहाँ पे। तो मनन सर ने थोड़ा मोटिवेट किया, बोला ये सब कुछ नहीं टूर्नामेंट, ये सब पे बिल्कुल फोकस मत करो, ये सब ऐसे ही है, 2-4 फाइट ऐसे ही फाइटर है, नॉर्मल फाइटर है ये लोग, बहुत अच्छे फाइटर नहीं है, तुम लोग आराम से उनको मारोगे। फिर मैंने बहुत मेहनत किया था, बहुत हार्ड वर्क किया था, 3 टाइम ट्रेनिंग किया था, और उस टाइम मैं जॉब करता था KFC में। तो KFC में? KFC में जॉब करता क्या था। करते थे KFC में एग्जैक्टली? KFC में मैं कैश काउंटर में जॉब करता था। अच्छा। तो जब मेरा फाइट आया तो मैंने उनको बोला कि मुझे 2 टाइम ट्रेनिंग करना है, सुबह भी ट्रेनिंग करना है, शाम भी ट्रेनिंग करना है, तो मेरा जॉब आप 10 बजे के बाद कर दो, 11 बजे के बाद शिफ्ट कर दो। मतलब रात वाले शिफ्ट में? पहले मेरा शाम में शिफ्ट था, अच्छा। तो मैं सिर्फ सुबह में ट्रेनिंग कर पाता था। तो मेरा फाइट जब आया नेशनल, तो मैंने उनको बोला कि मुझे दोपहर का शिफ्ट चाहिए। 4 घंटे का जॉब था, पार्ट टाइम जॉब था। ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं 2 टाइम ट्रेनिंग करूँगा, तो उन्होंने फिर मुझे फ्लोर पे लगा दिया। फिर मैं दूसरों का बर्तन वगैरह ये सब, मैं मतलब वहाँ पे मुझे अच्छा जॉब मिला था कैश काउंटर में, लेकिन मेरे फाइट की वजह से मैंने और दूसरा लोअर थोड़ा जॉब लिया ले लिया। हाँ, और उसके बाद फिर 2019 में फाइट करने गए? फाइट करने गया, और वो फाइट पहला फाइट मैं जीता, दूसरा फाइट मुझे कैसे जीता पहला फाइट? पहला फाइट मैंने TKO से जीता। हाँ। दूसरा फाइट में अपोनेंट जो था ना नॉर्थ ईस्ट का था, वो बहुत अच्छा फाइटर था, उसने मेरे फाइट से पहले नॉकआउट मारा था किक से किसी अच्छा। को। तो फिर जब मैं रिंग के अंदर जा रहा था तो मेरे दोस्त लोग ये सोच रहे थे, उन्होंने मुझे बताया था फाइट के बाद कि मैं सोच रहा था भाई रेहान तो गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिप था और बहुत अच्छा स्ट्राइकर था, और वो था मिजोरम का। आई थिंक 2019 वाले में नेशनल से बैंगलोर में हुआ था ना? नहीं, ये दिल्ली में हुआ था। दिल्ली वाला? नहीं सॉरी, ये मुंबई में हुआ था। मुंबई। एक 2019 में नेशनल्स, प्रॉब्ली वो दूसरे फेडरेशन का होगा, वो मैंने भी अटेंड करा था।
दिस वाज इन बैंगलोर, ठीक है. सो वो मिजोरम का फाइट है ना? हाँ हाँ. मिजोरम का फाइटर, आगे बताओ. तो उसके बाद फिर मैं उससे फाइट किया और उसको इतना टेकडाउन मारा, इतना टेकडाउन मारा, उसको मौका ही नहीं दिया स्ट्राइकिंग करने का. जब भी वो किक उठाता मैं उसको सीधा टेकडाउन मार देता था उसको. और मेरा टेकडाउन मलकित सर ने इतना अच्छा करवा दिया था, जो नॉकआउट के जो नोएडा में जो कोच थे, कि जब मैं 1 सेकंड में टेकडाउन करता था उन्होंने बोला बहुत लेट है, मिली सेकंड में करना है. और वो केला ला कर रख देते थे और बोलते दो घंटे 3 घंटा सिर्फ मुझे कंटिन्यू शूट करना है, जैब के साथ शूट करना है, लेफ्ट हुक के साथ शूट करना है. और वो केला खाना, जब थक जाओ आप केले खाओ यहाँ पे, और चले जाते थे. और हम लोग कंटिन्यू वही करते थे कंटिन्यू. उसके बाद शूट मेरा बहुत अच्छा हो गया था. तो उस बंदे को मैंने उसी से हराया, रेसलिंग से. सिर्फ रेसलिंग किया उसके साथ. है. टेक डाउन करते रहो, थकते रहो, सिर्फ केला खाते रहो. दीज आर लाइक द यूनिक वेज ऑफ कोचिंग इन इंडिया, इन इंडियन एमएमए. हाँ ठीक है, आगे. उसके बाद मैं वो फाइट जीत गया. और उसके बाद फिर मेरा फाइट हुआ फाइनल में एक हरियाणा का फाइटर के साथ. फिर मैंने उसको सेकेंड राउंड में टीके मार दिया. फिर वो पूरा फाइट, That was the third fight. थर्ड फाइट. Finals. हाँ. और मैं गोल्ड मेडल जीत गया क्या उसके बात है, बाद. congratulations. Thank First you. MMA nationals gold, नेशनल right? गोल्ड. कितनी बार MMA national जीता है? मैं 2 बार जीता हूँ, एक बार गोल्ड, एक बार सिल्वर. Silver. आईएमए में गोल्ड है और गामा में सिल्वर है. दोनों में डिफरेंट डिफरेंट वेट कैटेगरी में फाइट किया. Okay. So यहाँ से ट्रेन करने के बाद, for people who do not know, he has also gone and trained at Dagestan with the Dagestani fighters over there who are world famous now for their grappling pedigree. तो दागिस्तान कैसे गए? लाइक मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग यही फैक्ट है तेरे जर्नी में कि अचानक से दिल्ली में ट्रेन कर रहे हो, नॉकआउट में ट्रेन कर रहे हो, और फिर एमएमए नेशनल जीता, और फिर अचानक से रशिया जाने का, वो भी रशिया के भी सबसे रैंडम जगह दागिस्तान जाने का प्लान कैसे दिमाग में आया, कैसे शुरू हुआ है? सर मैं जब नौकरी में ट्रेनिंग करता था तो वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड था, उसका नाम है रियाज़. उसने मुझे बोला कि भाई मैं ना दागिस्तान जाऊँगा ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे खबीब का फादर का एकेडमी है, वहाँ पे मैं जाऊँगा. तो मैंने बोला कि क्या मैं भी जा सकता हूँ वहाँ ट्रेनिंग के लिए? इसका सारा क्वेश्चन हमेशा ये होता है, कोई भी कहीं जा रहा है, क्या मैं भी जा सकता हूँ? उसने बोला क्यों नहीं जा सकते हो? तो उसके बाद फिर मुझे पता नहीं था खबीब के बारे में, जानता नहीं था उस समय, मैंने एमएमए स्टार्ट किया था जस्ट. अच्छा. तो जब मैंने खबीब का फाइट देखा मैं और ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, उसका स्टाइल से इम्प्रेस हो गया. फिर कोना में कर खबीब का फाइट देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. फिर मैंने भी बोला कि हाँ मैं भी जाऊँगा, एक दिन तो जाऊँगा. फिर धीरे धीरे मैंने पता करना शुरू किया दागिस्तान के बारे में, फिर वहाँ के लोगों के बारे में. फिर धीरे धीरे मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे उनको रिक्वेस्ट वगैरह भेजना शुरू किया, फिर बातें किया, उनसे बात किया. तो मुझे एक मेरा फ्रेंड वहाँ बना दागिस्तान में, उसका नाम है अबू बकर, और वो रशियन मिलिट्री में है. तो मुझे बहुत मोटिवेट करता, वो हमेशा बोलता आ जाओ यहाँ, कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पे, कोई बात नहीं. मतलब उसको ऐसा मतलब दिखाता कि बहुत इजी है यहाँ पे, हम लोग हेल्प करेंगे यहाँ पे, मतलब आपको रूम वगैरह सर्च करने में, आपको एकेडमीज़ में एडमिशन लेने में. तो मैंने बोला ठीक है. फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं ठीक है अब जाऊँगा दागिस्तान. उस समय मैं बेंगलोर में था और मैं जॉब भी करता था वहाँ पे पार्ट टाइम. आईजेजे में ट्रेनिंग करता था, इंस्टीट्यूट ऑफ जिजित्सु, और वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करता था इवनिंग में. तो मैंने डिसीजन ले लिया कि हाँ मैं जाऊँगा. तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं दागिस्तान जाऊँगा ट्रेनिंग के लिए. तो बहुत सारे दोस्त बोले कि ठीक है मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा. तो मैंने बोला ठीक है हम साथ में चलेंगे एक साथ. तो 10-12 लोगों ने बोला मुझे मैं भी साथ में चलूँगा. तो हमने प्लान बनाया कितना तारीख को जाएंगे. फिर उसका प्रोसेस पता करने लगा कि वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे जाते हैं, सब कुछ. तो उसके बाद जब मैंने डिसीजन ले लिया तो सब दोस्त लोग बोलने लगे मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मेरा पासपोर्ट में नाम खराब हो गया है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, So, काफी पैसे लोगों नहीं ने दे रहे back हो. out कर लिया होगा. सबने बैकआउट कर लिया. तो मैंने सोचा यार This is मैंने the classic making of any plans with your friends. Like अगर कभी भी गोवा जाने का प्लान बनता है तो 10 लोग में से 7 लोग लास्ट तक निकल जाते हैं. मैंने 7 टिकट बुक किए थे, हाँ. 6 हार गए, हमें 6 और ढूंढने पड़े. So making plans with friends to go somewhere outside of your city is like the worst plan ever. ठीक है. So सारे लोग, कितने लोग बैकआउट कर गए? 10-12 लोग थे, सब लोग बैकआउट कर गए. So सिर्फ तू बचा. हाँ. फिर और मैंने वो सोचा रियाज कि का मैं क्या हुआ?
वो नहीं गया, वो भी नहीं वो भी नहीं गया। सबको इसको आगे करके सारे लोग पीछे हो गए। वो गोलमाल देखा है ना मूवी, ऐसे टाइम में मैं कैसे आगे आ जाता हूँ। तो हाँ। मैंने डिसीजन लिया कि यार मैंने सोच लिया कि मैं जाऊंगा तो मैं जाके ही रहूंगा। मैं बचपन से बहुत जिद्दी हूँ, मैं कुछ डिसीजन कर लेता हूँ तो मैं उसके लिए पीछे लग जाता हूँ हाथ धो के। तो मैंने सोचा कि जाऊंगा, अब कोई जाए या नहीं जाए मैं अकेले जाऊंगा, चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो, चाहे मुझे रोड पे सोना पड़े, चाहे वहाँ जाने के बाद कुछ भी हो, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मैं जाऊंगा वहाँ पे। फिर मैंने वीज़ा वगैरह पता किया, पहले इनविटेशन लेटर मंगाया, पहला स्टेप ये किया। लेटर किसने भेजा वहाँ ये से? इनविटेशन लेटर मैंने ऑनलाइन मंगाया अच्छा। $20 में। पैसा देके। फिर जब इनविटेशन लेटर आया तो मुझे बहुत खुशी हुआ, वीज़ा भी नहीं आया, सिर्फ इनविटेशन लेटर आया। हाँ। मैं बहुत खुशी हुआ, मुझे बहुत खुशी हुआ। फिर मैंने धीरे धीरे वीज़ा अप्लाई किया, फिर वीज़ा भी आ गया, फिर और भी ज़्यादा तो खुशी ये हुआ सारा मुझे। चीज तूने पहले कभी नहीं किया था, तो बस पहले सीख कभी रहा नहीं था किया कि था। कैसे करते हैं। यू वर जी ट्राइंग टू जी। फिगर इट आउट ऑल बाय हाँ योरसेल्फ। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। फिर मैं बस फ़्लाइट टिकट बुक किया। मैं फ़्लाइट टिकट जब बुक करने जा रहा था तो वो नॉन रिफंडेबल था, और उस टाइम पे वीज़ा भी नहीं आया था। तो मेरे पास दो ऑप्शन था, चाहे मैं वीज़ा का वेट करूं, वीज़ा आए उसके बाद मैं फ़्लाइट टिकट करूं, और नहीं उसका तो दाम रिस्क ले, फ्लाइट टिकट बहुत ले। ज़्यादा दाम बढ़ जाएगा। और फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास था, मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि मैं फ़्लाइट टिकट बुक कर लूँ, अगर वीज़ा नहीं आया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो फिर मैंने रिस्क ले लिया। मेरे घर वाले मना करते हैं ऐसा मत करो, फिर मैंने बोला मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है अब ही तो नहीं, जाके ही रहूंगा दागिस्तान। डू एंड डाई। फिर अबू मैंने बकर आई एम कमिंग। हाँ। मैंने टिकट बुक किया और फिर मैं चला गया, तो और दागिस्तान वीज़ा में, भी आ गया मेरा। ठीक है, तो दागिस्तान जाने के बाद सबसे पहला बात तो ये समझा कि कैसे डिफरेंट था वो इंडिया से और इंडिया की ट्रेनिंग से, और क्या क्या वहाँ पे ऑब्जर्व किया तूने जो बहुत ही अलग था? जब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गया तो मुझे पता चला कि जिस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, खबीब के एकेडमी में, वो तो बंद है। अच्छा। मेरा दोस्त बोला भाई प्लीज़ रोना मत तुम। अबू बकर ने तेरे अबू को बकर ने बताया नहीं बोला, कि बंद था अकेडमी? नहीं उसने, पहले मैं वहाँ पे गया, हाँ। मेरे लिए हॉस्टल वगैरह उसने सर्च किया, हाँ। उसके बाद फिर एकेडमी सर्च किया कि कहाँ पे है एकेडमी। फिर हम लोग गए वहाँ उसको पे। भी पता नहीं था कहाँ है अकेडमी? नहीं पता नहीं था, बस कभी उसको पता था कि है एकेडमी, हाँ। कहाँ है उसको पता नहीं था, क्योंकि वो बहुत बिजी रहता है, वो अच्छा। रशियन मिलिट्री में बहुत बिजी रहता है। फिर उसने सर्च किया आजकल तो नेट ज़्यादा पे। ही बिजी है रशियन मिलिट्री। हाँ। फिर हम लोग गए एकेडमी, हाँ। उसने रशियन में बात किया गार्ड से। गार्ड ने बोला कोविड की वजह से एक महीने के लिए बंद है। अच्छा, तो कोविड टाइम में चला गया था? कोविड टाइम में चला गया था। वाह भाई, पूरे दुनिया की एकेडमी उस समय बंद थी। नहीं नहीं नहीं, कोविड खत्म होने के बाद, इंडिया में अच्छा। जब कोविड खत्म हो गया था, जब लॉकडाउन खत्म हो गया था उसके तुरंत बाद में गया था। फर्स्ट लॉकडाउन है, सेकंड? हाँ फर्स्ट लॉकडाउन। तो मुझे पता चला कि एक महीने के लिए बंद है। फिर मेरा दोस्त बता रहा है कि भाई प्लीज़ रोना मत, एकेडमी बंद है एक महीने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें दूसरे एकेडमी में लेके जाऊंगा। फिर वो मुझे जबीट के एकेडमी में ले गया, जो जबीट UFC फाइटर है। अच्छा। उसका एकेडमी है DF, दागिस्तान फाइटर के नाम से, दागिस्तान में ही है, और बहुत पास में ही था मेरे हॉस्टल से। तो मैं वहाँ पे गया तो, लेकिन वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा बता रहे थे वो, 2 हफ्ते का बता रहे थे 20,000 समथिंग रूबल्स। तो मैंने बोला ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा एकेडमी में गया, वहाँ पे सिर्फ 2,000 रूबल था फीस, नहीं 1,500 रूबल था व्हाट्स सिर्फ द फीस। कन्वर्जन, एक बार सर्च करना रूबल का इंडियन रुपीस से। हाँ। तो वहाँ पे 1,500 रूबल फीस था, और बोला कि यहाँ पे आप ट्रेनिंग करो। वहाँ BJJ का एकेडमी था, वो बहुत अच्छा था, उसका नाम है एगार्ड टीम। एक गार्ड। तो फिर मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे 2 टाइम सो वहाँ पे क्या लेवल में डिफरेंस दिखा? कुछ ऐसा खतरनाक कोचिंग मिला? वहाँ पे ब्लैक बेल्ट्स थे? वहाँ पे बहुत सारे ब्लैक बेल्ट थे, ब्राउन बेल्ट थे वहाँ पे 12-13, और ब्लू बेल्ट थे। ब्लू बेल्ट तो कम से कम 40-45 लोग थे ब्लू बेल्ट वहाँ तो पे। ये मतलब नेक्स्ट लेवल अपग्रेड तेरे को दिखा होगा फ्रॉम द बहुत ट्रेनिंग नेक्स्ट दैट यू लेवल। आर हैविंग हियर वर्सेस दैट। मैं देख रहा था कि वहाँ में 23 एज के बंदे, 22 एज के बंदे के पास ब्राउन बेल्ट है, और जो 12 साल 13 साल का बच्चे के पास ब्लू बेल्ट है। मैं फुल सरप्राइज हो गया, और उनका लेवल भी बहुत बहुत ज़्यादा। वहाँ पे क्या मुझे समझ में आया कि ये ज़्यादा ड्रिल करते हैं, वो एक ड्रिल को 20-20 मिनट तक करते हैं, 10 मिनट एक पार्टनर, 10 मिनट एक पार्टनर। तो इसलिए उसका उनका उनका जो टेक्निक है ना, बहुत फास्ट था हम लोगों से, और वो रेसलिंग से स्टार्ट करते थे, वहाँ पे ज़्यादा रेसलिंग करते थे, मतलब स्टैंडिंग से शुरू करते स्टैंडिंग थे? शुरू करते थे। ओके गाइस, सो हम लोग इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे, विल कीप इट कंटिन्यूड। आज मैं बहुत ही ज़्यादा हिंदी शुद्ध बोल रहा हूँ। सो विल कीप दिस कंटिन्यू, विल बी बैक राइट आफ्टर दिस ब्रेक। ओस
ऑल राइट लेडीज एंड जेंट्स, वी आर बैक और हम बात कर रहे थे एहतशाम अंसारी उर्फ रेहान से। सो रेहान हमें बता रहा था दागिस्तान के अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि दागिस्तान में कैसे ट्रेन किया इसने। वहाँ गया तो पहले इसको एकेडमी बंद मिला क्योंकि जस्ट कोविड के बाद चला गया था, और वहाँ जाके इसको जाबित के एकेडमी में ट्रेन करने का मौका मिला, लेकिन वो काफ़ी महंगा था। सो रूबल का कन्वर्जन क्या था? It's like one इट्स rupee. 1 रुपी, सो इक्वल, बिल्कुल इंडिया के रुपी से इक्वल रूबल होता है। सो वहाँ 2 हफ्ते का 20,000 था, राइट। फिर किसी दूसरे एकेडमी में गया जहाँ पर 2,000 रुपये था, रूबल 2,000 1500 2000 रूबल। तो वहाँ पे तुमने ट्रेन करना शुरू किया और वहाँ पे तुम्हें दिखा कि बहुत ही खतरनाक लेवल होता है लोगों का, बच्चों का, इवन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, क्योंकि वो लोग रेसलर्स होते हैं, ग्रैपलर्स होते हैं। और वहाँ पे कितने टाइम ट्रेन कर पाए आप? मैं 1 महीने ट्रेनिंग किया वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे गया था। और मैंने बहुत ट्राई किया कि वीज़ा मेरा एक्सपेंड हो जाए, लेकिन वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है टूरिस्ट वीज़ा पे। उसको एक्सटेंड करने का कोई ऑप्शन नहीं था? ऑप्शन नहीं है। फिर मैं वापस आ गया 1 महीने के तो बाद। वापस आया, फिर यहाँ पे कहाँ कुछ कितने टाइम ट्रेन किया? फिर मैं वापस आया, फिर मैं यहाँ पे ही ट्रेनिंग किया इंडिया में। फिर 1 साल के बाद फिर वापस दागिस्तान गया। वापस इस बार खबीब के अकेडमी में ट्रेन करने का टाइम हाँ मिला? हाँ, इस बार सीधा खबीब के अकेडमी में गया। वहाँ पे खबीब था या बस नाम है उसका एकेडमी का, हो रहता है? खबीब नहीं था इस टाइम पे। मेरे आने के बाद वो खबीब आया वहाँ उस समय रिटायर नहीं हुआ था ना शायद खबीब? इस्लाम हाँ, नहीं रिटायर हो गया। रिटायर नहीं हुआ था, यस, रिटायर नहीं हुआ था। बट इस्लाम था वहाँ पे, इस्लाम से मिला, उसका सेल्फी भी लिया। साद यूसुफ भी मिला वहाँ पे, और भी बहुत सारे फाइटर मिले जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप और बेलेटोर में फाइट करते हैं। सो उनका क्लास भी साथ में ही होता था या उनका ट्रेनिंग भी साथ में ही होता था? अलग अलग होता था ट्रेनिंग। हम लोगों का ट्रेनिंग का टाइम था रात में 8 बजे से लेके 11 बजे तक। रात में 8 से 11? 11, हाँ। और उस समय तो ठंड भी बहुत खतरनाक होती ठंड भी बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आता था। लेकिन वहाँ पे क्या है ना, एकेडमी के अंदर या आपके घर के अंदर Central आपको ठंड नहीं लगेगा। वहाँ पे हीटर लगा रहता है, तो आपको इतना पसीना आएगा, आप टी शर्ट वगैरह भी उतार दोगे आप। वहाँ पे आपको फील ही नहीं हुआ ठंड वहाँ पे। तो ठीक है, दागिस्तान में फाइनली यू रीच द डेस्टिनेशन जिसके लिए यहाँ से मन बना के गए थे, वो था खबीब का एकेडमी। वहाँ पे कभी फाइट करने का अपॉर्चुनिटी मिला उस रीजन में? हाँ, अभी जब मैं यहाँ पे गया था तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे हर वीक लोग फाइट करते हैं। तो मुझे हर वीक फाइट करते हैं, चाहे सैम्बो में फाइट करेंगे या एमएमए में करेंगे या किक बॉक्सिंग में करेंगे या रेसलिंग में करेंगे। हर इवेंट में चले जाते हैं फाइट करने के लिए जो एमेच्योर फाइटर है वहाँ के। ठीक है। सो उसके बाद यू केम बैक टू इंडिया टू ट्रेन विथ बॉब एंड वीव, राइट? बॉब एंड वीव आपको स्पॉन्सर कर रहा था एज एथलीट्स, एंड दे टुक अ बंच ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट, एंड आपको बैंगलोर में ले आके वो लोग ट्रेनिंग करवा रहे थे। हाँ, बेंगलोर में, यहाँ पे गुड़गांव तक ही मैंने ट्रेनिंग किया। फिर बेंगलोर में, फिर मैं वहाँ पे बेंगलोर जाने से पहले हम लोगों का अलग हो गए थे कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब हम लोग अलग बॉबी से अलग हो गए थे। हाँ, फिर मैं बेंगलोर गया तो फिर मैं वहाँ पे जॉब करता था वहाँ पे। ओके। एक एकेडमी है वहाँ पे, रियल एम फिटनेस फाइट क्लब। हाँ, तो वहाँ पे मैं जॉब करता था। सो वहाँ से करने के बाद फिर वापस दिल्ली कैसे आए, कब फिर आए? दिल्ली नहीं आया, फिर मैं वहाँ से दागिस्तान चला गया ट्रेनिंग। अच्छा, वहाँ से फिर से दागिस्तान? मैं जॉब इसीलिए कर रहा था कि मेरे पास थोड़े पैसे आ जाए, इकट्ठा ताकि मैं अच्छा ट्रेनिंग कैंप करूँ अपने लिए। ओके, सो दिस इज़ अ ग्रेट स्ट्रैटेजी गाइस। अगर आपको कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, या आपके कुछ गोल्स हैं और आपके पास अभी वो पैसा नहीं है, सो रेहान जैसे लोग आपके लिए एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं, जो कि कोई ना कोई जॉब पकड़ते हैं, उससे पैसे जमा करते, इकट्ठे करते हैं, साथ में ट्रेनिंग भी करते रह सकते हैं जितना पॉसिबल। लेकिन एक बार आपके पास उतना सफिशिएंट पैसा आ जाता है तो आप उसको बाकी फालतू की चीज़ों में खर्च नहीं करके यू स्पेंड इट टुवर्ड्स योर गोल, योर ड्रीम्स, और उस रास्ते में। सो ये सबसे इसके स्टोरी का एक की फैक्टर है जो मुझे दिख रहा है कि इसको पता था कि इसको क्या करना है और कहाँ पे करना है, तो जहाँ पे बेस्ट लोग करते हैं, एंड देन ही जस्ट चेज दोज प्लेसेस। पहले चतरा से रांची पहुंचा, रांची से फिर जब पता चला तो दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से फिर दागिस्तान गया, और फिर दागिस्तान से फिर इंडिया वापस आना जाना इसका लगा रहा। तो ये तेरा थर्ड दागिस्तान ट्रिप था? इसके बाद सेकंड था। और इसके बाद फिर अभी इंडिया में कैसे आया इस फाइट नाइजा के लिए? फिर मैं इंडिया में आया यहाँ पे। हमारा जो रीयूनिफिकेशन हुआ उसके बारे में बता। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, हाउ डिड यू कम बैक? तो मैं यहाँ पे इंडिया वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरा फरवरी में फ़ाइट है।
तो बस मैंने मतलब मैं यहाँ पे आने के बाद बॉक्सिंग करता था एक एकेडमी, मैंने स्ट्राइकिंग मेरा वीक था तो मैंने बॉक्सिंग एकेडमी ज्वाइन किया बिजासन, वहाँ पे मैंने बॉक्सिंग करना शुरू किया। और फिर मेरे दागिस्तान में नहीं बॉक्सिंग अच्छा नहीं करवाते? कराते थे, हाँ। बट मुझे लगा कि मुझे और भी स्ट्राइकिंग और भी ओके। ज़्यादा स्ट्राइकिंग पे फोकस करना चाहिए। ओके। तो मैं स्ट्राइकिंग स्टार्ट किया, फिर रेसलिंग के लिए मैं SFL एकेडमी है वहाँ पे मैंने रेसलिंग स्टार्ट किया। फिर जब मुझे पता चला कि मेरा फ़ाइट पोस्टपोन हो गया है तो भी मैंने ट्रेनिंग कंटिन्यू रखा। उसके बाद फिर अचानक से कॉल आया वहाँ से, बोला उन्होंने बताया कि आपका फ़ाइट आ रहा है। तो फिर मुझे लगा, मैं पहले पीयूष भाई का वीडियोस देखता था, मतलब पीयूष भाई के बारे में मुझे बहुत पहले से ही पता था कि ये बहुत अच्छा ग्रेपलर हैं, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड हैं वो मुझे हमेशा बताते थे, बहुत तारीफ़ करते थे। तो मुझे, और मैं पहले से इनका वीडियो देखता था इंस्टाग्राम पे, तो मुझे इनका टेक्निक, स्क्रैम्बल वाला टेक्निक बहुत पसंद आया। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं यहाँ ट्रेनिंग कर सकता हूँ और यहाँ से मैं मतलब अपने फ़ाइट के लिए रेडी हो सकता हूँ यहाँ से। ये मुझे ट्रेनिंग करा सकते हैं, इंडिया में ये है जो मुझे उस लेवल का ट्रेनिंग करा सकते हैं, जिस लेवल का ट्रेनिंग मुझे चाहिए यहाँ पे। तो फिर मैं आया, पीयूष भाई को कॉल किया, मैंने उनको बताया कि मुझे ट्रेनिंग करना है, मेरा फ़ाइट आ रहा है, ट्रेनिंग कैम्प करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है आओ हम बात करते हैं। फिर मैं उसी टाइम मेट्रो पकड़ के सीधा गुड़गांव आया, इनसे मिला, इनसे बात किया, फिर नेक्स्ट डे से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया इनके साथ। हाँ, सो मेरे को याद है जब तूने मेरे को मैसेज किया था, सो उसके पहले मेरा इम्प्रेशन था तेरे बारे में कि तू उतना ट्रेनिंग नहीं करता सीरियसली, तू बहुत ही कम, क्योंकि लेवल में भी जब तू ट्रेन कर रहा था बहुत ही इरेगुलरली आता था, पता नहीं ट्रेन करता था कि नहीं हर दिन। हाँ उस टाइम पे इंजरी हाँ। था मुझे बहुत अच्छा। ज़्यादा, और मैं अपने मैनेजर को बोल रहा था कि सर मुझे इंजरी है, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, हाँ। इसको रिकवरी चाहिए। तो मैं कुछ डॉक्टर के पास भी गया था, उन्होंने भी बोला था यार रेस्ट कहाँ करना कहाँ है। पे इंजर्ड था? ये राइट शोल्डर में मुझे इंजरी था। शोल्डर। हाँ। तो डॉक्टर ने भी यही बोला था कि आप रेस्ट करो, उन्होंने मेडिसिन दिया और कुछ एक्सरसाइज बताया। वो बोला, लेकिन मेरा मैनेजर बोला कि नहीं ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग करना है, रेस्ट नहीं करना, कुछ मैनेजर नहीं है। कौन, ये बॉबिन भी वाला? बोबन भी बोला हाँ। सो ही वाज तो गोइंग अगेंस्ट डॉक्टर्स एडवाइस एंड आस्किंग यू टू ट्रेन, हाँ, लेकिन क्यों? तो इसलिए मेरा परफॉर्मेंस नहीं होता था ट्रेनिंग के हाँ। अंदर, मैं अपना 100% नहीं दे नहीं, पाता वो था। तेरे को पुश क्यों कर रहा था, उसके पीछे क्या रीज़न था? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या रीज़न था, लेकिन उनको बोलना था कि ट्रेनिंग, अब तुम वहाँ गुड़गांव गए और सिर्फ तुम्हारे पास यही काम है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। तो बहुत कंप्लेन आता था सर की तरफ से कि ये अपना 100% नहीं देता है, और मैं ट्राई करता था कि मैं अपना 100% दूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सर को फाइनल बोलूँ कि मैं 1 महीना रेस्ट करूँगा और उसके बाद मैं अपना 100% दूंगा ट्रेनिंग में। तो सर ने भी, जो बॉबिन के जो सर हैं हिमांशु सर, उन्होंने बोला ठीक है तुम 1 महीना रेस्ट करो, उसके बाद फिर ट्रेनिंग में वापस आना। लेकिन मैंने 1 महीना रेस्ट किया अच्छे से, मेरा रिकवरी हो गया, मैंने फ़ोन किया सर मेरा रिकवरी हो गया, मैं ट्रेनिंग में वापस आना चाहता हूँ। तो सर ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है अब। क्या बात कर रहा है? वाह। सो पहले बोला कि हाँ ठीक है रिकवर कर लो, और उसके बाद फिर हाँ ट्रेनिंग से निकाल दिया। हाँ हाँ, फिर निकाल दिया। ऑसम ऑसम। तो और मैंने बोला चलो, ये मैंने लोग बोला फाइटर्स का केयर करते हैं। हाँ, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है। फिर मैंने रीज़न जॉब, दिया कि क्यों निकाल रहे हैं? बोला कि तुम अपना 100% नहीं देते हो, तुम हाँ। फाइट भी तुम्हारा लॉस हो गया, मैंने मना किया था फाइट करने के लिए, हाँ। बहुत सारा बातें उन्होंने बताया कि क्यों, मतलब मैं आपको निकाल रहा हूँ, आप ट्रेनिंग में फोकस नहीं करते हो, और बहुत सारा रीज़न बताया। फिर मैंने उनको बताया सर मुझे इंजरी था इसलिए, बट अब मेरा इंजरी रिकवर हो गया, अब मुझे देखो मैं कैसे ट्रेनिंग करता हूँ, अब अपने सामने देखो मुझे कैसे ट्रेनिंग करता हूँ मैं। तो उन्होंने बोला अब रहने दो, ज़रूरत नहीं है अभी। फिर मैंने बोला ठीक है, ये भी अच्छा है, जो होता है अच्छा ही के लिए होता है। तो मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने सोचा जो होता है अच्छा ही के लिए होता है, शायद मुझे इससे अच्छा कुछ मेरी किस्मत में लिखा हो। फिर मैं गया बेंगलोर, 6 महीना जॉब किया, पैसे कमाए, पैसे सेव किया, फिर वापस दागिस्तान गया ट्रेनिंग के लिए। जब मैं दागिस्तान गया ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ पे, तो नायजा वालों का खुद से कॉल आया वहाँ पे। उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ, मुझे और भी फाइटर चाहिए इंडिया के। और फिर मैंने उनको अपना प्रोफाइल भेजा, अपने दोस्तों का प्रोफाइल भेजा। उसके बाद फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनके साथ। उसके बाद तेरा फाइट सेट हुआ। हाँ फाइट सो सेट हुआ। इस फाइट के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो तेरा फर्स्ट ओपोनेंट जो इन लोगों ने दिया था, वो क्या नाम था उसका? शमशुद्दीन। सरजोत शमसुद्दीनोव। शरजोद। सो ये रेसलर था राइट? या
क्योंकि इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा एंटी रेसलिंग या स्क्रिमेज स्टडी किया था। इसके जितने भी फाइट्स थे इसमें ये बेसिकली रेसल करके लोगों को नीचे ले आता था और फिर क्लोज गार्ड से ग्राउंड एंड पाउंड करने में एक्सपर्ट था, राइट। सो ये इसका स्टाइल था और हमारा पूरा ट्रेनिंग कैंप इसी बात पे फोकस था कि दिस इज़ अ रेसलर, सो वी विल लर्न हाउ टू डिफेंड द टेक डाउन्स, क्योंकि हमें पता था कि इनका चेन रेसलिंग इतना अच्छा होता है कि इनएविटेबली ये तेरे को कभी ना कभी टेक डाउन कर ही लेंगे। और ये अभी जो मैं तेरे को मैच भी दिखाया था वोल्कनॉफ्स्की वर्सेस इस्लाम, उस फाइट से भी यही हमें देखने को मिला कि even if the wrestler is super high level and he continues to take him down, if you just do the right movements, right techniques, अगर आपको पता है counter करने का take downs, you can scrimmage through that position and you can keep getting up, force the fight on the feet, या at least counter him in those positions and reverse the position. तो हमारा सारा टेक्निक जो हम कर रहे थे, switches कर रहे थे, we were doing hip heist, सुमी गए शीज कर रहे थे। सो ये सारी टेक्निक्स हमने इसीलिए फोकस की थी कि रेसलर्स के अगेंस्ट हमें यूज़ करना है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा स्ट्राइकिंग में भी हमने किया था। स्ट्राइकिंग में हम ज़्यादा कर नहीं पाए थे क्योंकि मेनली यू आर नॉट ट्रेनिंग विद द कॉम टीम इनिशियली, लास्ट के कुछ टाइम में आई थिंक यू ट्रेन विद देम। तो स्ट्राइकिंग अपना खुद ही बाहर से कर रहा था, तो आई सेड ठीक है उधर ही कर, फिर जब भी नेक्स्ट फाइट कैंप होगा देन वी कैन डू इट मोर बेटर टुगेदर। आई वाज स्पेसिफिकली हेल्पिंग यू विद द ग्रैपलिंग। उसके बाद फिर जब फाइट के लिए हम गए कजाकिस्तान, सबसे पहले तो पहली बार जब स्केड्यूल हुआ तब आई वाजंट प्रिपेयर्ड टू गो विथ यू, क्योंकि उस समय तूने मेरे से पूछा था। लेकिन मेरा खुद का फाइट था स्ट्रैंगल में हाँ। और नाइजा का और स्ट्रैंगल का डेट कोइंसाइड कर रहा था, हाँ सेम डेट में था, राइट। सो उस टाइम तूने मेरे से पूछा चलने को, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मेरी अपनी फाइट बुक थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि नाइजा गॉट पोस्टपोन्ड, राइट। हाँ फाइट पोस्टपोन हो पूरा का पूरा टूर्नामेंट, फाइट या टूर्नामेंट नहीं, टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गया, टूर्नामेंट ही पोस्टपोन हो गया। सो दैट वाज अनदर लकी थिंग दैट हैपेंड इन दिस जर्नी। और फिर उसके बाद देन आई वाज अवेलेबल, तो देन आई सेड कि हाँ व्हाई नॉट, फर्स्ट फ्री वर्ल्ड टूर और आउटसाइड द कंट्री टूर, व्हाई नॉट। सो उसके बाद कज़ाकिस्तान हम लोग गए और सबसे पहले तूने भी पहले कज़ाकिस्तान नहीं देखा था, अलमाटी नहीं देखा था, क्या डिफरेंट लगा तेरे को इंडिया से? सबसे अच्छा चीज़ वहाँ पे लगा कि वहाँ पे एमएम फाइटर का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और वो लोग बहुत पसंद करते हैं कि एमएम फाइटर को। वहाँ पे बिल्कुल कल्चर है, ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व किया। वहाँ पे स्पोर्ट्स का ही बिल्कुल एक खतरनाक कल्चर है, ज़बरदस्त कल्चर है। क्योंकि हम लोग याद है जब रात में 10-11 बजे भी निकल रहे थे बाहर, तो कितने बच्चे थे जो फुटबॉल खेल रहे थे इन द फुटबॉल प्रॉपर जो स्टेडियम बना हुआ था उनके लिए, मिनी स्टेडियम इन द सोसाइटी। वहाँ पे सारे बच्चे बाहर एक्टिवली किसी ना किसी चीज़ में इंगेज थे, स्पोर्ट्स में इंगेज थे। प्लस उनका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा था, कोई भी बच्चे ऐसे नहीं थे जो ज़्यादा टैंट्रम से ऐसा थ्रो करे, दे वर वेरी डिसिप्लिन्ड, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और बहुत ही सही एटीट्यूड के साथ लोग वहाँ पे। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आउटसाइड दैट आई हैड। मेरे को किस चीज़ों ने शॉक किया, आई थिंक वन वाज कि मुझे नहीं लगा था इतना ब्यूटीफुल सिटी होगा, सबसे पहला बात। और चारों तरफ माउंटेन्स, हमने प्लान भी किया एक दिन ऑलमोस्ट जाने का, लेकिन वी कुडंट, और प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम। फिर सबसे जो स्ट्राइकिंग चीज़ थी मेरे लिए वो था वहाँ पे सेफ्टी, लाइक पीपल कुड जस्ट वॉक ऑन द स्ट्रीट्स फॉर लाइक kilometers on the even isolated deserted place, and there was nobody there to bother you, and it included women. Even women were walking very freely 11-12 at night, no problem at all. So overall बहुत ही फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जैसा वाइब आया, स्पेशली उस सिटी का बहुत ही फर्स्ट वर्ल्ड सिटी था। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमने देखा कि कितना बड़ा जिस मॉल में हम गए थे उससे निकलने में हमें कितना टाइम लगा। I mean, you could just stand here and stare till the horizon and the mall still existed. और जहाँ पे मैं गया था सोनाबाद लेने के लिए, ओहो वो गजब का था। मतलब वहाँ पे 2 सोनाबाद था, डिफरेंट। अच्छा, इसका सोनाबाद एक्सपीरियंस शेयर करवाते हैं। नहीं बताओ सोनाबाद एक्सपीरियंस दो। So he goes to take a सोनाबाद, I fortunately wasn't there। बता क्या हुआ? मैं सोनाबाद लेने के लिए गया वहाँ पे। बता टिपिकली पहले क्या होता है और फिर तूने क्या देखा? हाँ मैं वहाँ पे नॉर्मल सोनाबाद लेने गया, उन्होंने बोला 3,000 नहीं सॉरी 3,000 रूबल, हाँ
30,000 टेंग होगा नहीं? 30,000 टेंग, हाँ सॉरी, हाँ सो वो 6,000 रुपये हो गए। हाँ नहीं 3,000 टेंग था, 3,000 टेंग था, फिर हाँ। तो बड़ा सस्ता था। 3,000 टेंग था, उन्होंने 3,000 टेंग मतलब मांगा। 500 रुपये, 600 रुपये। हाँ 3,000 टेंग मांगा, मैंने दे दिया और टॉवल दिया, स्लीपर दिया, हम वहाँ लेके गए। तो एक बंदा मिला मुझे वहाँ पे, वो भी फाइटर के साथ आया हुआ था। तो उसने बताया कि ऐसा शॉर्ट्स में नहीं जा सकते हैं, आपको टॉवल ढक के जाना है आपको। मैं जब वहाँ पे गया, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे लोग लंगे नहा रहे हैं, फिर लंगा सोना बात ले रहे हैं। मुझे लग रहा है मैं कौन दुनिया में आ गया हूँ। बस यही था जिसने टॉवल पहना हुआ हाँ था, टॉवल बाकी पहना हुआ था। वहाँ पे जा रहे लोग टॉवल खोल दे रहे हैं, बच्चे छोटे ऐसे ही स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं इसी तरह बिना कपड़ों का। मैंने बोला इतना तो इंडिया में भी नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा कि मैं अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। कितने टाइम बैठा फिर तू? मैं 1 घंटा लिया, 5-5 मिनट का 10 राउंड। मुझे मजबूरी था, मुझे लेना था। वापस जा भी नहीं सकता था, वेट करना था। वेट करना था, वो इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा, और मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो आंखें बंद करके बैठे थे। बस ऐसे नीचे करके टोपी है ना, टोपी हो, और टोपी होता है वहाँ पपा जो वहाँ पे हबीब किर्गिस्तान में जो पहनते हैं, वो लंबा वाला टोपी। वो टोपी को मैंने ऐसे करके बैठा रहता था वहाँ पे। ना उसको मैं देखता ना वो थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। तो उसके बाद फिर वहाँ पे शावर वावर लेके जब वहाँ से बाहर निकला, तो मुझे लगा कि हाँ अब मैं दूसरा दुनिया में आ गया हूँ, वापस अपने दुनिया में वापस आ गया हूँ। वो तो किसी गलत सोना जो है चला गया था। That was not a real सोना। ठीक है, सो उसके बाद फिर हमारा, हाँ सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। सो जैसे ही हम उतरे एयरपोर्ट पे, तेरे पास एक मैसेज आता है कि वहाँ पहुँचने के बाद, होटल पहुँचने के बाद। होटल पहुंचने के बाद नहीं, पहले ही आया था, हमने गाड़ी में बात करी थी पहले। हाँ हाँ सॉरी, तो हाँ जैसे ही हम उतरे थे वैसे ही इसके पास एक मैसेज आता है। ये आके मेरे को कहता है, पीयूष भाई एक प्रॉब्लम हो गया। अब मेरे दिमाग में आए बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स की, कौन सा प्रॉब्लम है, कहीं इसको खुद कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहेगा अरे मेरा पेट खराब है, कुछ भी ऐसा। सो इसने फिर बताया कि तेरा ओपोनेंट, तेरे को मैसेज आया मैच मेकर का कि योर ओपोनेंट कैन नॉट मेक इट। सो क्यों नहीं आ पाया तेरा ओपोनेंट? पता नहीं, उसने कुछ रीज़न बताया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया उसका रीज़न। उसने कुछ लिखा होगा ऐसे रैंडम। नहीं, उसने रीज़न नहीं लिखा था उस टाइम पे, जब हम होटल गए तब उन्होंने बताया रीज़न। अच्छा, सो बेसिकली रीज़न जो हमें बाद में पता चला वो था कि कुछ वो मिलिट्री में का बंदा था। हाँ मिलिट्री कुछ बंदा था, तो उसको परमिशन नहीं हुआ जाने के लिए, समथिंग ऐसी तरह। सो उस समय उन लोगों ने फिर हमें ऑफर किया 2 नए ओपोनेंट, दे सेड कि 2 नए ओपोनेंट। सो और उसके भी पहले वी वांटेड टू बार्गेन बिकॉज व्हेनेवर यू फाइट यू आर टेकिंग अ रिस्क, राइट? और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए और अपने रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने के लिए, बेटर बनाने के लिए, यू हैव टू स्टडी योर ओपोनेंट। तो इस फाइट कैम्प के लिए हमने इतना स्टडी इसीलिए किया था ताकि इफ़ वी आर फेसिंग दैट ओपोनेंट वी नो व्हाट ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग। और वहाँ जाके जब भी फाइटर के साथ ऐसा लास्ट मिनट चेंज होता है तो उसका पूरा गेम प्लान फेल कर जाता है, बिकॉज नाउ द अदर ओपोनेंट माइट बी मोर प्रिपेयर्ड, या उसका गेम ज़्यादा तेरे स्टाइल को सूट करता हो, एंड यू कैन पोटेंशियली लूज, चांसेस बहुत ही बड़े आते हैं। तो MMA में आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसर्च योर ओपोनेंट वेल, और उसके अलावा ऐसे रैंडमली फाइट्स लेनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू लॉक योर सेल्फ अगेंस्ट अ पर्सन इन द केज हु इज ट्राइंग टू हिट यू, हु इज ट्राइंग टू नॉक यू आउट, हु इज ट्राइंग टू स्लीप यू। सो उतनी डेंजरस सिचुएशन में, भले ही एक रेफरी है, बट उतने डेंजरस सिचुएशन में यू शुड हैव ऑल द टूल्स अवेलेबल। अपना स्किल तो होना ही चाहिए, बट आपकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। सो उस समय हमारे लिए बहुत ही रिस्की हो गया। सो मैंने भी यहाँ पे राजीव को एक बार कॉल किया, फिर गिरीश से भी बात की, तूने फरहाद को कॉल लगाया। फरहाद बाय द वे अनदर एक्सेलेंट फाइटर, ब्रेव में फाइट करता है। उसके साथ भी एक्चुअली ऐसा ही हुआ था, लास्ट मिनट ओपोनेंट चेंज। उनको तो कोच से भी बात करने का मौका नहीं मिला। अच्छा, तो उसका ओपोनेंट क्या था, क्या हो गया फिर? उनका ओपोनेंट रेसलर था। हाँ, और उन्होंने पूरा स्ट्राइकिंग का ट्रेनिंग किया था, क्योंकि जो इससे पहले वाला जो ओपोनेंट था वो स्ट्राइकर था। तो उन्होंने पूरा अपना गेम स्ट्राइकिंग का प्रैक्टिस पहले किया वाला था। ओपोनेंट स्ट्राइकर था, स्ट्राइकर था। और जब चेंज होके जो लास्ट में चेंज हुआ वो वो रेसलर रेसलर था। हाँ, उन्होंने रेसलिंग किया ही नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसका ओपोनेंट क्या करता है, क्योंकि उनका रीमैच था। हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल भी रेसलिंग का ट्रेनिंग नहीं अच्छा किया हाँ, था। वो रीमैच अगेंस्ट द गाय जिसने इलीगल शॉट की वजह से ये हुआ था ना हाँ शायद। बिल्कुल। हाँ, सो उसके बाद फिर ही लॉस्ट द फाइट, राइट? वो रेसलर वाला फाइट ही लॉस्ट Loss हो बिकॉज गया, ही वाजंट वेल प्रिपेयर्ड।
और ये चीज़ हमें पहले से पता था कि ऐसा होता है बहुत ज़्यादा, लास्ट मिनट फाइटर चेंज कर देते हैं, कभी कभार लोगों को अपना रिकॉर्ड भी इम्प्रूव करना होता है, सो ऐसा छोटा छोटा स्मॉल टैक्टिक्स बहुत बार होता है। तो व्हाट वी वांटेड वाज कि हमें थोड़ा सा तो उस रिस्क को बैलेंस करने के लिए कुछ मिलना चाहिए, वी आर टेकिंग दैट एक्स्ट्रा रिस्क नाउ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिमांडेड मोर मनी, ठीक है, एंड इट वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, but because we demanded, they agreed, they were like okay we'll talk about it, and then they agreed to it। और उसके बाद उन्होंने हमें 2 ऑपोनेंट्स ऑफर किए कि इन दोनों में से जिसको भी आप पिक करना चाहते हो पिक कर लो। सो जो फर्स्ट वाला बंदा उसको हमने क्यों सेलेक्ट नहीं, वो काफ़ी बड़ा लग रहा था ना। नहीं, उसका तो रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा था एंड उसका कोई वीडियोस वगैरह नहीं मिला हमें। उसका कोई वीडियो स्टडी करने का नहीं Videos मिला। उसका नहीं रिकॉर्ड मिला। कितना था? रिकॉर्ड 7 विन या 8 विन ऐसा कुछ समथिंग 8 था। विन था। हाँ। सो वो काफ़ी हाई लेवल ओपोनेंट लग रहा था हमें, लेकिन उसका कोई वीडियो भी नहीं मिला हमें और स्टडी उसका करने कोई के लिए। वीडियो स्टडी के लिए भी नहीं मिला। आई थिंक दैट वाज द मेन फैक्टर कि कोई वीडियो नहीं है स्टडी करने को, क्योंकि उसका इंस्टाग्राम पूरा साफ था, हमने उसके कोच वोच सबका इंस्टाग्राम चेक किया हाँ। लेकिन कुछ नहीं मिला। और वो फिजिकली भी तेरे से बड़ा था, ये मेरे को दिख रहा था उसके पिक्चर्स में। अच्छा। फिजिकली वो तेरे वेट क्लास का भी नहीं था, याद है मैं डिस्कस भी किया हाँ, था वो इस बात बैंटमवेट को। में खेलता था। वो बैंटमवेट में खेलता था और बैंटमवेट से वो कट करके फ्लाई में किसी तरह आ जाता, पता नहीं कैसे। सो दैट ओपोनेंट वी रिजेक्टेड एंड वी चोज द नेक्स्ट ओपोनेंट जिसका कि एमएमए डेब्यू था। लेकिन एमएमए उसने फाइट किया था बहुत अच्छा, सारा, किया था, लेकिन प्रो वो- फाइट भी किया था, लेकिन उसका रिकॉर्ड बिल्ड नहीं हुआ। ओके, सो कजाकिस्तान में ये बहुत होता है, या उस साइड ऑफ द वर्ल्ड में, उज़्बेकिस्तान ये सब, कि ये लोग फाइट बहुत करते हैं लोकल प्रो प्रमोशंस में, लेकिन उसको शेयरडॉग ये इस सारी चीज़ों पे अपडेट नहीं करते, जस्ट टू लाइक बिल्ड मोर एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर आप उसको अपडेट करने लगोगे बार बार तो फिर वो आपका लॉस भी आ सकता है उसमें, राइट, इसलिए ये लोग करते नहीं है। सो जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस। और उसका फिर हमने इंस्टाग्राम देखा और हमें देखते ही मिलता है कि इस बंदे ने खतरनाक नॉकआउट्स मारे हुए हैं मारे स्ट्राइकिंग हुए में। और सेम किक से उसने हाँ। कम से कम 8-10 बंदों को नॉकआउट मारा हाँ, है। सेम स्पिनिंग बैक किक। स्पिनिंग बैक। तो उसका स्पिनिंग बैक किक हर फाइट में मारता था, और हर फाइट में लोग आगे आते थे उसकी तरफ, जैसे ही घूम के फटाक से हेड किक नॉकआउट, लोग ऐसे जिंदा और वो लाश की तरह गिरता गिरते गिरता थे। ये मार देता था हवा में ही, और वो बंदा ऐसे गिरते थे। हाँ अच्छा, हाँ ये पार्ट बड़ा फैसिनेटिंग था कि लोग वो खड़े खड़े मारते हैं किक। वो टेकन खेला है जिसमें कि नीचे खुद यू गिर गया। सिट एंड देन यू थ्रो एन अपवर्ड हाई किक। सो अगर किसी ने इसको टेक डाउन किया या गिरा रहा है डबल लेवल मार के, ये फिर भी गिरते गिरते घूम के मारता था। गिरते गिरते मार दिया हवा में ही, और वो बंदा ऐसा नॉकआउट हुआ। हाँ, लाइक बेन आस्करन। फिर क्या गया आपके दिमाग में when you saw this? सो हमने सबसे पहले तो इमीडिएटली गिरीश को कॉल किया, क्योंकि वो हमें स्ट्राइकिंग में काफ़ी हेल्प भी कर रहा था। तो उसको मैंने वो सारा वीडियो भेजा। लेकिन अच्छा बात ये होता है इस तरह के ओपोनेंट्स को फाइट करने का कि ये इतना ज़्यादा सेम मूव पे रिलाई करते हैं कि बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, और उनका भी कंफर्ट बन जाता है कि अरे इस किक से या इस पंच से मेरे को बार बार नॉकआउट मिल रहा है, तो मैं इसी को ज़्यादा यूज़ करूँगा फाइट में। और स्पेशली अगर आप डेब्यू कर रहे हो तब तो आप पक्का अपना ए गेम लेके आओगे। सो ये चीज़ हमें समझ में आया, और मैंने और गिरीश ने ऑनलाइन ही बात करते करते हमने ग्रुप चैट बना के सारा उसके फाइट का मैंने डाउनलोड किया वीडियो, और उसको क्लिप कर करके कि ये पार्ट लग रहा है हमें एक अच्छा पैटर्न है जो इसका बना हुआ है। सो उसका एक पैटर्न जो हमें मिला था कि वो हमेशा लंच स्टेप लेके लंबा स्टेप लेके जैब मारता है, जैब और क्रॉस और मारता है, क्रॉस भी लूपिंग क्रॉस ऐसा cross ओवरहैंड मारता टाइप है। का मारता था, और पीछे भागता है, और उसके बाद फिर पीछे जाता था, और जैसे ही तुम उसको चेस करो रिटर्न करने के लिए, टर्न करके स्पिनिंग बैक स्पिनिंग बैक किक मारेगा और सीधा नॉकआउट। हाँ। सो ये चीज हमने फिगर आउट किया, और फिर एक दो टेंडेंसीज और की आउटसाइड लेग किक मारता है, ये भी हाँ, हमने और देखा साइड था। किक मारता है, और बंदा जैसे ही आगे आता है किक मार के पीछे भागता है वो, और जैसे बंदा चेस करने आता है वो फिर से फिर स्पिनिंग से बैक। स्पिनिंग बैक किक मारता है। सो ये सारी चीज़ें हमें दिख गई उसमें। सो हमने डिसाइड किया कि इसका स्पिनिंग बैक किक का काउंटर करके इसका बैक लेंगे। सो उसके लिए बेसिकली हमारा टैक्टिक ये था कि वी विल फेंट लाइक वी वांट टू गेट किक्ड, राइट। सो उसका 1-2 हम लीन करेंगे, और जैसे ही लीन करेंगे वो आगे आके बैक किक मारेगा स्पिन करके, एंड देन विल मूव अवे फ्रॉम द पावर ऑफ द किक, और जब उसका बैक एक्सपोज रहेगा वी विल जस्ट जंप टू द बैक, एंड देन फ्रॉम देयर जंप टू द कंप्लीट बैक कंट्रोल, एंड देन टेक द आरएनसी। ये हमारा गोल था, क्योंकि इसका ग्रैपलिंग, इसका रेसलिंग का भी 1-2 वीडियो था अच्छा, इसमें ही इज लाइक सुप्लेक्सिंग पीपल, सुप्लेक्स मारता है बंदों को उठा के। सो ऐसा नहीं कि इसका रेसलिंग जीरो था, इसका रेसलिंग भी सही था, एंड आई थिंक दे वर टाउटिंग हिम एज द प्रोस्पेक्ट, जो होता है ना हॉट डेब्यूटेंट प्रोस्पेक्ट, ऐसा था।
तो ये सारी चीज़ें हमने फिर वहाँ पे ड्रिल करी पहुँचते ही 2 दिन बचे हुए थे। एक दिन तो हमारा ऐसे ही वेट कट और ये सारी चीज़ों में निकल गया। दूसरे दिन हमने फाइट वाले दिन ही बल्कि एक दिन पहले एक सुबह दिन में पहले हमने और हाँ ड्रिल किया। ड्रिल किया जाता। केज में हम गए, वहाँ पे हमने केज का एक्सपीरियंस ले लिया कि हाँ। 3 कदम में केज ख़त्म हो जाता है, 3 स्टेप में हमें आगे जाना है, सारा कुछ देख लिया वहाँ पे। सो केज को आई थिंक जो तूने फील ले लिया था वो उससे बहुत कॉन्फिडेंस आया कॉन्फिडेंट आया हाँ। सो और बता फिर क्या हुआ उस फाइट में, फिर फाइट डे कैसा गया तेरे लिए? क्योंकि ज़्यादा तो नर्वस तो ऐसे नहीं लगा मेरे को, थोड़ा बहुत होगा। मैं नर्वस नहीं था एक्चुअली, जब मैं फेस ऑफ करने के लिए गया था उस टाइम मेरा पेट खराब हो गया था। अच्छा। क्योंकि बहुत टाइम से मैं खाना नहीं खा रहा था, बहुत कम खाना खा रहा था। हाँ। और फाइट जैसे वेट हुआ मैंने खाना शुरू किया और मेरा पेट खराब हो गया। फिर मैंने मेडिसिन लिया। जब मैं वहाँ पे गया फेस ऑफ करने के लिए उस समय मैं थोड़ा ढीला हो गया। तो घर वाले भी मुझे बोल रहे थे कि नर्वस नहीं होना है। उन्हें लगा कि मैं नर्वस हूँ क्योंकि उन्होंने देखा कि ये थोड़ा ढीला सा है। तो मैंने उनको बताया कि मेरा पेट खराब हो गया है, इसीलिए मैं मतलब थोड़ा ढीला पेट सा खराब प्लस ये फेस ऑफ ये सब इसके पहले भी तूने कभी किया था? आई डोंट हाँ, इससे पहले भी किया था फेस ऑफ। हाँ, लेकिन इस लेवल पे इस स्केल पे नहीं किया होगा जहाँ पे हाँ, पूरी डिफरेंट वर्ल्ड की ऑडियंस है और मॉल में फेस ऑफ मॉल करवा में रहे हैं अंदर तो करवा वैसा। रहे हैं। इनका फेस ऑफ भी काफी अच्छा था, दे डिड इट रियली इन अ कूल वे। एक दो फेस ऑफ में तो लड़ाई भी हो गई थी याद हाँ। है। सो रशियन और ये प्रमोशंस फेस ऑफ उनका बड़ा इनफेमस होता है क्योंकि वहाँ पे लोग फेस ऑफ में ही पंचेस किक्स मार देते हैं। किक भी मार दिया एक था, बंदे ने किक मार दिया कॉर्नर में face off की तरह वो कोट पहन के आया था। हाँ। सो बहुत ही फनी था ये सारा इंसिडेंट। तो उसके बाद फिर हाँ, तो मुझे लग रहा था क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू मोटिवेट यू ऑल द टाइम। हमें पता था कि उसका स्किल सेट लिमिटेड है और हमें अपने टेक डाउन डिफेंस पे सबसे ज़्यादा भरोसा था। हाँ। सो हमारा था कि वर्स्ट केस सिनेरियो और अपने जुजित्सु पे ऑब्वियसली जित्सु पे हाँ। तो हमारा ये था कि वर्स्ट केस सिनेरियो यही हो सकता है कि ये हमें टेक डाउन करके नीचे कर ले और उसके बाद फिर हम वहाँ से भी फाइट कर सकते हैं। हाँ। कुछ भी हो जाए बॉटम से तो फाइट कर सकते हैं। Bottom से और भी इस कर तरह का सकते हैं। कॉन्फिडेंस ग्रीस से भी जब हम बात कर रहे थे उसने ही बोला था कि इफ़ यू हैव गुड ग्रैपलिंग कॉन्फिडेंस आपको पता है कि आप वर्स्ट पोजीशन से भी एस्केप कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कोई आपको नॉकडाउन मार देगा, नॉकडाउन मारने का उसको फिनिश करने के लिए अंदर आना ही होगा। और अगर आप अपने बॉटम गेम में कॉन्फिडेंट हो तो यू कैन सर्वाइव देयर, यू कैन रिवर्स द पोजीशन, जो कि एग्जैक्टली फाइट में हुआ। ऑलराइट, सो विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक वंस अगेन, विल बी राइट बैक। ऑल राइट, वी आर बैक। सो हम बात कर रहे थे अबाउट द फाइट डे, द एग्जैक्ट डे दैट वी फॉट और रेहान फॉट एट नाइजा FC प्रमोशन। इट वॉज अ ग्रेट डे फॉर इंडियन MMA इन जनरल क्योंकि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। सो लेट अस गो थ्रू द डे, क्या हुआ उस पूरे दिन। सो उसके जस्ट एक रात पहले हम शॉपिंग करके लेट आए थे, फिर सो उसके एक रात पहले हम लोग मॉल जाते हैं और वहाँ पे मेरे को ना एक बहुत ही मस्त सा सनग्लास पसंद आया। ठीक है, सो मेरे ऊपर सनग्लास बहुत सारा अच्छा नहीं लगता है, फिट नहीं होता है, लेकिन एक था जो कि बिल्कुल परफेक्ट फिट हुआ। वहाँ पे 2-3 रशियन कजाक लड़कियाँ भी जा रही थी। मैंने उनसे पूछा ये सही लग रहा है, दे सेड कि इट वाज गुड। बोला कि हाँ अच्छा लग रहा है। सो मेरे को था कि अब मैं लूँगा इसको, लेकिन उस जगह पे उस मॉल में जो स्टाफ था वो था नहीं उस टाइम। सो हमने कहा ठीक है हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और फिर कुछ और देखते हैं, कुछ और मिलेगा फिर मैं वापस आके इसको ले लूँगा। लिटिल डिड वी नो कि ये मॉल नहीं है, ये पूरी दुनिया ही है। अलग ही दुनिया है। बहुत ही बड़ा मॉल था, लाइक इतना कि हम चलते गए उसके बाद हमें पता चला कि हम 1 किलोमीटर दूर आ गए। हाँ। याद है? हाँ। और बाय द टाइम आई वेंट बैक हम 8-8:30 बजे गए होंगे, मॉल के अंदर एंट्री किया होगा और उसके बाद जब हम वापस आए उस लोकेशन पे 10:30 बज चुका था जहाँ से शुरू किया था। अच्छा 2 घंटे का चक्कर सो लगा। 2.5 hours ऑफ वॉक था वो पूरा, और थोड़ा बहुत बड़ा देखते था। भी जा रहे थे। सो उस दिन क्या क्या खरीदा था तूने? उस दिन हमने तो कैप खरीदा था, लेकिन कैप हाँ। फिर खरीदा नहीं था, तूने बैग खरीदा था उस दिन। बैग खरीदा था साइड वाला। सो एनीवेज उस दिन हमने बहुत सारी शॉपिंग करी और उसके बाद एक इलीगल चीज़ खरीदा जो कि मेंशन नहीं कर रहा है। और उसके बाद फिर हम वापस आए होटल में। रात में 11-12 बज चुका था। हमने डिसाइड किया ठीक है लंबा सोएंगे, आराम से उठेंगे दोपहर में, खाना वाना खाएंगे एंड देन विल बी रेडी टू फाइट। तो वही हुआ। फिर फाइट डे उठे। हाउ वर यू फीलिंग ऑन द फाइट डे? फाइट डे उठा, बहुत भूख लगा मुझे पहले। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ मेरा पेट अब मतलब ठीक नहीं है। मैंने घर पे कॉल किया अपने दादा को, मैंने बताया कि ऐसा है,
उन्होंने बोला कि आप एक मेडिसिन खा लो, मेडिसिन खा लिया। जब उठा तो ठीक था, जब मैं सो के उठा सब कुछ ठीक था और बॉडी भी रिकवर हो गया था अच्छे से, नींद भी रिकवर हो गया। हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर हमने थोड़ा ड्रिल भी किया था उस दिन। हाँ, हमने ड्रिल किया उस दिन और ज़्यादा विजुलाइज केज करने में के गए लिए। हम लोग, केज में जाके बैग का ड्रिल किया और वही चीज़ केज में हमने बैग से माउंट और फिर कैसे बैग से आरएनसी फिश करना है, ये सारा चीज़ ड्रिल और कैसे हैंड फाइटिंग करना है वहाँ पे, वो सब हमने क्योंकि प्रैक्टिस किया। ये छोटी छोटी चीज़ें ना लास्ट समय पे इफ़ यू डू नॉट वर्क इट यू विल, वो एक मूव की वजह से यू विल नॉट गेट द फिनिश। क्योंकि बहुत बार लोग आपका हाथ पकड़ के ही बैक से बैठ जाएंगे एंड नाउ इफ यू डोंट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट रिस्क कंट्रोल, हाउ टू ब्रेक दैट ग्रिप, आप फिनिश नहीं कर पाओगे। सो आपका फाइट खत्म करने और फाइट को प्रोलॉन्ग करने के बीच में ये बहुत ही फाइन लाइन होता है, इम्पोर्टेंट होता है, बिल्कुल। सो उस दिन फिर शाम में जब आप वार्म अप कर रहे थे या वार्म अप एरिया में हम लोग आए, हमारा फर्स्ट फाइट था। हाँ, पहला फाइट था जो कि बहुत अच्छा था क्योंकि फर्स्ट फाइट होता है, एक खत्म हो जाता है, दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर मी। मैं चाहता हूँ मेरा हमेशा फाइट फर्स्ट ही हो, क्योंकि उसके बाद देन यू कैन एंजॉय द होल इवेंट, वो टेंशन नहीं होता, प्रेशर नहीं होता। सो सबसे बेस्ट बात है कि हमें पता था कि हमें लग रहा था कि ये लोग आधे घंटे पहले, ऐसे 45 मिनट पहले बता देंगे कि फाइट आपका आ रहा है तो रेडी हो जाओ। हम आराम से जाके, ये तो आराम से बैठा हुआ था, ये कह रहा था रुको ना मैं बाद में करता हूँ, अभी थोड़ा टाइम लूँगा, बैठता हूँ, अभी नहीं आ रहा है। मैंने कहा एटलीस्ट वार्म अप करके रेडी रहते हैं ताकि देखेंगे जो भी होगा, बॉडी को भी वो फर्स्ट विंड जो होता है ना, कि पहला जब भी आप उतरते हो ऑक्टागन में या कुछ भी कार्डियो करते हो तो पहली बार जो आपकी सांस चढ़ती है वो बहुत ही खतरनाक चढ़ती है, और अगर उस समय अगर आप और डैमेज ले रहे हो या इफ़ यू आर मोर अंडर प्रेशर यू विल जस्ट गैस आउट वेरी बैड। So you need to do a warm up in which you at least sweat, you get that first gas out of the equation, और उसके बाद when your body comes down to normal, अब उसका कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है या कार्डियो कैपेसिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था क्योंकि जैसे ही हमने वो 3-3 मिनट का राउंड खत्म किया, 3 राउंड शायद किए थे, और मैंने कॉफ़ी मंगवाया ही था कि दैट guy comes and says कि you are going out in 3 minutes. 3 minutes. मतलब 3 minutes में किसी को वॉशरूम जाना हो वहां से भी नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी तो दौड़ के गया था। मैं दौड़ के वॉशरूम गया था, मैंने बोला दौड़ के गया, मैंने कहा कि वाह शुरू हो गया, now the game has started. ये अच्छा है कि जल्दी से फिनिश हो जाएगा फाइट हमारा। हाँ, so उसके बाद फिर हम लोग आए बैक स्टेज, झंडा वंडा निकाला, पीछे लगाया, इसको पहनाया, और उसके बाद भी वो रेडी। उसके बाद म्यूजिक, सबसे पहले तो बड़ा ही रैंडम म्यूजिक उन लोगों ने दिया था। हम लोगों को चाहिए था कोई मिथुन का म्यूजिक, क्योंकि वहाँ के लोग ना मिथुन के सबसे बड़े फैन हैं, बहुत बड़े फैन है वहाँ पे हर टैक्सी ड्राइवर जो हमें मिला सारे लोग जानते हैं मिथुन का, बॉलीवुड का सारा मूवी, शाहरुख खान, सारे लोग। सो हमें लगा था कि ये एक म्यूजिक डाल देंगे ना तो पूरा स्टेडियम हमारे साथ हो जाएगा, हमारे साथ हो जाएगा, हमारा यही प्लान था। लेकिन ये लोग हमें बोलते हैं लास्ट समय में कि तुम्हारा म्यूजिक कॉपीराइट का कुछ इशू है इसलिए नहीं कर सकते, और फिर एकदम एक रैंडम म्यूजिक इन लोगों ने डाल दिया। आई थिंक उन लोगों ने सर्च किया होगा कि इंडियन म्यूजिक या ऐसा कुछ, और जो सबसे ट्रेडिशनल टाइप का नहीं आता है ओल्ड पंजाबी ट्यून ऐसा था। हाँ, सो उसके बाद फिर हमने एंट्री मारी। हाउ आर यू फीलिंग, बताओ थोड़ा सा। फीलिंग बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा मतलब हंगरी था। हम लोग बात भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रहा है बोले क्या खाने का या मारने का, तो बहुत ज़्यादा हंगरी था फाइट करने के लिए, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि बस ये मौका आ गया जिसका इंतज़ार था, जिसके लिए हमने ट्रेनिंग किया, जिसके लिए ट्रेनिंग कैंप किया, इतना सेक्रीफाइस किया, अब वो मौका आ गया है। अब तो बस डू एंड डाई, जाना है, वार करना है बस। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। ठीक है, सो केज में घुसे हम, तुम घुसे, मैं तो बाहर ही था। सबसे फनी बात क्या हुआ कि जब वो अनाउंसमेंट होती है नेम की, सो यूजुअली फाइटर्स क्या होता है जब उनका नाम अनाउंस हो रहा होता है, दे आर लुकिंग स्ट्रेट इनटू द कैमरा, क्योंकि कैमरा जूम करके आपकी तरफ आता है पैन करके। तो इसको पता नहीं क्यों इसको स्ट्रेचिंग करना था उस टाइम जब कैमरा आ रहा है इसके पास, ये वो पिजन स्ट्रेच में खिंचा पड़ा है। और फिर मुझे लगा टाइम लगेगा, मुझे लगा फिर थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ,
तो मैं और फिर इसमें स्ट्रेचिंग करने जब लग देखा कि गया। कैमरा आ गया फिर क्या सोचा? फिर मैंने बोला अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर ये करते रह गया, इसने फिर सोचा मैंने बोला छोड़ अब। कि अभी अगर मैं खड़ा हो गया ऑकवर्ड लगेगा, तो ये करते रह गया। वहां पे बड़े स्क्रीन में आ रहा है, एक तरफ इसका ओपोनेंट ऐसे ऐसे देख रहा है, किधर है ये, नीचे ये पिजन स्ट्रेच। मैं मस्त स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ आराम से। लेकिन मेरे को इन सारी चीज़ों से लगा कि एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंट तो है, मतलब जब हाँ, लोग मैं- ज़्यादा नर्वस होते हैं ना तो वो ज़्यादा इधर उधर देखते रहते हैं, ये फोकस करते रहते हैं। मैं नर्वस नहीं था, और मैं अभी तक जितना भी फाइट किया ना रिंग के जाने के बाद ना, मैं नर्वस बिल्कुल नहीं होता। मतलब मेरा माइंड डिफरेंट होता है, रिंग के अंदर डिफरेंट होता है, ट्रेनिंग सेंटर में डिफरेंट होता है। लेकिन जब एक बार मैं रिंग में चला जाता हूँ ना, कि सामने वाला अगर शेर भी है तो उससे मुझे डर नहीं लगेगा। अब मुझे पता है कि डू एंड डाई, अब तो मरना है या मारना है सामने वाले को, अब क्यों डरना। तो वो चीज़ फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स किक इन हो जाता है। सो उसके बाद फिर लेट्स टॉक अबाउट द फाइट इटसेल्फ। जो दो चीज़ें हमने प्रिपेयर की थी, ठीक है, एक वो जो आउटसाइड लेग किक मैंने बताया, और एक वो जो स्पिनिंग लेग किक मैंने बताया, सेम चीज़ head हुआ है kick। फाइट में। अच्छा दोनों का दोनों खाया है भाई ने। वो स्टार्टिंग में ना घुसते ही हाँ। वो 10 सेकंड मेरा सांस अटक गया, क्योंकि इसने किक खाया, नॉकडाउन हुआ, और जैसे ही नॉकडाउन हुआ, ये पहली बार नॉकडाउन ही पूरा नहीं हुआ था, नीज पे गिरा था। उसी समय उसका एक सॉकर किक आया जो कि इलीगल किक था। Illegal kick सो व्हेनेवर देयर इज अ ग्राउंडेड ओपोनेंट यू कांट जस्ट हिट देम विद द लेग। सो दिस गाय इमीडिएटली वो फ्लो में उसने एक सॉकर किक भी चला के मार दिया, लेकिन थैंकफुली गुड चिन, हाँ, कुछ हुआ नहीं। मैंने गार्ड भी रख लिया फटाक सा। और फिर ये खड़ा होता है तुरंत, और जैसे ये खड़ा होता है तब तक उसका एक और हेड किक आ गया। सो दिस गाय वाज अ लेग किक मास्टर, बहुत ही फास्ट किक। पंच भी आया। आई थिंक जो पहला किक उसने करा था आउटसाइड लेग किक, उससे तेरा डैमेज इंस्टेंट हुआ हाँ, था। बहुत पावर से मारा था उसने। वो मुझे बहुत सरप्राइज था वो किक मेरे लिए। सो जब भी लोग इमीडिएटली चार्ज करते हैं आपको इस तरह से खतरनाक ऑक्टागन या इवन इन जित्सु मैचेस, तो उस समय यू गेट टेकन अबैक समटाइम्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है आई गेस इन में, कि हाउ टू अब्जॉर्ब दैट इनिशियल प्रेशर फ्रॉम द पीपल, क्योंकि बहुत सारे फाइटर्स आते हैं कि पहले 15-20 सेकंड में ही खत्म कर दे फाइट, नॉकआउट। सो उस प्रेशर को अब्जॉर्ब करना एक स्किल है। आई थिंक वी विल नीड टू वर्क मोर ऑन दैट, क्योंकि इस बार जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था नहीं होना टेक्निकली, चाहिए था, हाँ। क्योंकि जब हमने इतना, हमें पता था कि यही करता है, फिर भी हम करता है। हिट हुए। वो इतना जल्दी हुआ ना, उसका हमने प्रैक्टिस भी नहीं किया ना ज़्यादा, और वो छोटा वेट का था, बहुत स्पीड था उसके अंदर, तो हम उतना ज़्यादा ड्रिल नहीं कर पाए, क्योंकि 2 दिन में आप कितना ड्रिल करोगे उस चीज़ का। वो बॉडी अडेप्ट नहीं कर रहा है, अडेप्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, वो नया चीज़ था हमारे लिए। हमने पूरा टाइम रेसलर के अगेंस्ट ट्रेनिंग किया, और एक स्ट्राइकर आता है, वो भी किलर स्ट्राइकर आता है, तो फिर और स्पीड था उसके अंदर बहुत ज़्यादा, पलक झपकने से पहले उसने किक मार दिया था। तो फिर मैंने वहाँ से शूट कर दिया उसको, शूट करके उसको कंट्रोल किया। जब नीचे गया तो मुझे लगा कि हाँ अब यहाँ से हम जब shoot हमारा करके- गेम आ गया है अब। शूट करके जब तू अंदर घुसा तो सीधा गिलेटिन में कैच कर लिया हाँ, उसने। ग्लिटिन में कैच कर लिया उसने, बट मुझे लगा कि नहीं, मैं 4 पॉइंट तुरंत करने लगा, तो वो ग्लिटिन के बजाय वो उठने लग गया, खड़ा हो गया। खड़ा हो गया वो। मैंने बोला ये तो गलत हो गया। फिर उसने क्या किया, चोक लिया, उसने चोक लिया। फिर हमने जो ट्रेनिंग किया था सेम चीज़, एल्बो पुश करके हेड सर्कल किया, वहाँ से निकल गए। फिर अगेन वो जैब क्रॉस मारा, मैंने टेक डाउन लिया उसको, फिर वो कंट्रोल सेकंड किया। वाला तेरा एंट्री बहुत ही अच्छा था, जैसे ही वो इस बार प्रेशर करने आया जैब क्रॉस से, क्योंकि उस जैब क्रॉस के बाद क्या आने वाला था तेरे को पता है? किक आने वाला किक था। आने वाला था, लेकिन उसके 1 सेकंड पहले तूने एंटर मारा, डबल मार लेग, दिया, हाँ, लेग हुक करके उसको गिराया। हाँ, लेग हुक करके, और मैं साइड कंट्रोल में गया, फिर हाँ, उसको लेकिन तू साइड में जा रहा था, फिर मैंने चिल्लाया पीछे से कि उसके लेग को बाइंड लेग को, कर, हाँ, तो उससे हमें माउंट मिला था शायद माउंट पहली मिला बार। था। हाँ, माउंट मिला था, लेकिन उसने ओवर हुक से भी इतना पावर था Double उसके अंदर, overhook मुझे से फील हो रहा था उस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा जान था। उसने ओवर हुक से ही मुझे पलट दिया। मैंने बोला ये क्या हो गया अचानक से। तो फिर से बॉटम पे गया, कैसे हो लेकिन गया, हाँ। लेकिन फॉर्चुनेटली तेरे को बॉटम से खेलना आता था, तूने हाफ गार्ड लिया, वो कोसोतो किया, तो किया, और पहला बार आई थिंक फिर से तूने डबल लेग उसको किया था कोसोतो से ऊपर आके, डॉग फाइट में वापस आया हाँ, था, डॉग फाइट और डॉग फाइट से तूने उसको डबल लेग किया था, हाँ। याद है? डबल लेग नहीं किया था, वो सीन पकड़ के उसको रोल कर दिया नहीं, था। वो सेकंड बार में किया, अच्छा। 2 बार तूने उसको हाँ, कोसोतो डबल लेग से लिया किया था, हाँ। पहली बार तूने उसको डबल लेग किया और फिर से टॉप पे आ गया, टॉप पे आ और इस बार टॉप पे आया और तूने उसको मारा कुछ पंचेस, तो वो बैक दे दिया उसने, बैक दे दिया, हाँ। लेकिन जैसे ही तू हुक डालने के लिए गया वो बहुत खड़ा हो लेट, गया। हाँ, बहुत जल्दी खड़ा हो गया, हाँ।
तो यू इमीडिएटली पुश बैक इनटू हिम, मेरे को तो पूरा फाइट याद है, यू इमीडिएटली पुश बैक इनटू हिम, उसको फिर से नीचे गिराया और फिर से वी स्टार्टेड वर्किंग द टॉप पोजीशन। इस बार उसने टर्न कर लिया तेरी तरफ, इस बार उसने फिर तेरे को पीछे नीचे कैसे गिराया? नीचे उसने हेड पकड़ लिया, हाथ पकड़ के खींच लिया उसने, इस बार और तो मैं back नीचे से- गिर गया। हाँ, इस बार फिर से इसने बैक ले लिया उसका, लेकिन ही पुल्ड हिम डाउन विद द हेड, वही 4 पॉइंट करके जो बेस्ट तरीका है बैक से निकलने का। और मैं उसको पूरा ये ग्रिप से उसको पूरा नीचे की तरफ उसको पूरा स्प्रॉल करने की स्क्रॉल कोशिश किया, किया। फिर वो स्क्रॉल हो ही नहीं रहा, पूरा जान लगा के स्क्रॉल कर रहा हूँ, सारा टेक्निक प्रॉपर यूज कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर, लेकिन वो नीचे जा ही नहीं रहा। उसका लेग्स पता नहीं कितना स्ट्रांग था, वो स्प्रॉल ही नहीं हो रहा आई था। थिंक वो पोजीशन का फैक्टर है। अगर आप 4 पॉइंट पे आते हो ना तो आप उसको स्प्रॉल नहीं कर सकते। अगर वो टर्टल पे पोजीशन में रहता तब आप उसको स्प्रॉल करके फ्लैटन आउट कर सकते टटल में ही था वो, टर्टल में था। टटल में ही था, लेकिन वो स्क्रॉल नहीं हो रहा था। और फिर उसने तेरा हुक भी एक निकाल दिया उसमें हाँ, से। हुक भी निकाल दिया। सो देन अगेन यू फेल टू द बॉटम, और इस बार उसने आके तेरा बैक ले लिया Back ले लिया, टॉप से। हाँ। और फॉर्चुनेटली हमने जो बैक एस्केप ड्रिल करा Escape था वो किया था, काम आया थोड़ा काम सा। आया, हाँ। हमने पहले बिल्ड अप करने की कोशिश किया, उसने फ्लैटन किया, तो वापस से हम वापस हमने माउंट देके और माउंट साइड देके कंट्रोल, फिर हाफ गार्ड, हाफ गार्ड ले लिया। हाफ गार्ड ले लिया। और अभी तक टाइम कितना हो रहा था आई हैड नो आइडिया, क्योंकि वहाँ पे मैंने फ़ोन पे टाइमर नहीं लगाया था, मुझे याद नहीं था, और किसी भी स्क्रीन पे वहाँ पे दिख नहीं रहा था मेरे को सामने से, माई विजन वॉज ब्लर्ड। और मुझे टाइम का बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि अब 1 मिनट बचा हो सकता है, क्योंकि फाइट में बहुत ज़्यादा एक्शन हो चुका था। और उस समय ये कितना 30 सेकंड पहले फाइट खत्म होने के, उस राउंड खत्म होने के, ये बॉटम पे था 30 सेकंड पहले। सो वी वर लूजिंग दैट राउंड, प्रॉब्ली वी वर नॉट लूजिंग दैट राउंड, इक्वल होता है, क्योंकि उसने नॉकडाउन किया था और हमने 2 टेक डाउन कर लिया takedown मारा था। लेकिन फिर उसने भी बैक ले लिया था, तो होपफुली शायद उसको मिल जाता वो राउंड। हाँ शायद, क्योंकि उसने डैमेज खूब किया था तेरे को। सो 30 सेकंड बाकी थे और इसके पास अंडर हुक बॉटम पोजीशन था हाफ गार्ड में। आई शाउटेड कोसोतो हुक, जैसे ही मैंने शाउट किया इसका लेग ऑलरेडी पहुंच चुका था, इसको ही पता था क्या करना है। और उसके बाद फिर ये ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा अपना गुड पेस रखे रहता है रेसलिंग वाला, तो उसी समय हम लोग रोल करते हैं, रोल अंडर स्वीप करते हैं। सो तूने रोल अंडर स्वीप किया और एकदम परफेक्टली हिट हुआ वो, ऐसा भी नहीं कि 1-2 बार उसने इधर उधर कुछ किया, नहीं कर पाया, एक बार में ही रोल अंडर स्वीप हो में गया हो गया। हाँ, और तू इमीडिएटली टॉप पे आ गया। टॉप पे, हाँ। लेकिन उसने तेरा हाथ पकड़ रखा था, तो मैंने तेरे को कहा कि मारना अब इसको शुरू कर थोड़ा थोड़ा ताकि स्पेस मिले, लेकिन उसने तेरे हाथ को पकड़ रखा था। लेफ्ट हैंड पकड़ रखा था, फिर मैंने राइट हैंड से मारना शुरू कर दिया, उसके रिप में मारा 2-4 पंच। तो उसके बाद फिर वो थोड़ा सा फिर पीयूष भाई ने बताया कि आप स्टेप ओवर लो, आपको माउंट मिलेगा। स्टेप ओवर लिया, बोला बैक भी मिल सकता है, और बैक मिल गया। फिर जब मैं उसको पंच मारने जा रहा था तो पीयूष भाई ने बोला फाइंड द नेक, फाइंड द नेक। फिर मैं आरएनसी के लिए गया तो सर छुपा रहा था, इस समय 15 सेकंड बचे हुए 15 सेकंड बचे हुए थे, सर छुपा रहा था। फिर मैंने उसको 2 पंच मारा और आराम से लेके गया, आरएनसी मारा उसको। बट उसमें क्या हुआ, फिर मैंने क्या किया, लंबा सांस लिया और सांस लेके चेस्ट फुला लिया और सांस रोक लिया और डबल प्रेशर आया उसके ऊपर। हाँ, और लास्ट के शायद 8 सेकंड या 11 सेकंड बचे थे, 11 तब सेकंड में उसने टैप कर दिया। हाँ, पूरा जान से उसको स्क्यूज किया और लंबा सांस लेके और चेस्ट को फुला लिया और सांस रोक लिया, डबल प्रेशर। क्या बात है। सो मेरे को सबसे बेस्ट, जैसे ही वो फाइट खत्म हुआ, मेरे को सबसे बेस्ट ये रियलाइजेशन हुआ कि इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग फाइट। क्योंकि जब भी ऐसा बैक एंड फोर्थ फाइट होता है ना, एक फाइट होता है इसमें कि तुम कभी भी डोमिनेट कर दो पूरा फाइट और दूसरे बंदे को थोड़ा सा भी चांस ही नहीं मिले। सो वो भी फाइट देखने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन उस तरह का फाइट देखने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है जस्ट एज अ स्पेक्टेटर, नॉट एज अ फाइटर, जिसमें कि पहले बंदा पिटता है, पूरा बेसिकली सारा बॉलीवुड फिल्म का जो प्लॉट होता है कि जिसमें पहले हीरो पिटता है और उसके बाद फिर लास्ट मोमेंट में वो रिवर्स करके जीत जाता है, या तो नॉकआउट पंच मारता है, जो तो करते नहीं है इंडियन बॉलीवुड एक्टर्स। तो इसमें बिल्कुल वो हुआ कि ग्रैपलिंग सुपर हीरो टाइप का, कि आप पिटे एक फाइटर से, स्ट्राइकर से शुरुआत में, और उसके बाद आपने रिवर्स किया, बॉटम पोजीशन से ऊपर आए, एंड देन यू फाइनली सबमिटेड हिम विद द मोस्ट आइकॉनिक चोक इन ब्राजीलियन जिu-jitsu, दैट इज द आरएनसी। सो ऑल इन ऑल अमेजिंग फाइट। आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे भी देख रहे थे हमारे जिम में, तो लोगों ने मुझे बताया कि वी वर ऑल वेरी, जो अप एंड डाउन होता है ना उस राउंड का, ये सारे लोग अप एंड डाउन हो रहे थे उसके साथ साथ, फाइनली वी वन। जीतने के बाद फिर कैसा फीलिंग हुआ? जीतने के बाद बहुत अमेजिंग फील हुआ, बहुत मजा आया। मुझे थोड़ी देर के लिए यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जीत गया हूँ, सच में क्या मैं जीत गया हूँ। फिर मैंने बोला नहीं, इसे टाइप कर दिया, मैं जीत गया हूँ।
थोड़ी देर के लिए वो मतलब विश्वास नहीं Second नहीं होता कि होता मैं है फाइट feeling। जीत गया हूँ। सच बोलूं मेरे को भी नहीं पता था ये जीत गया कर दिया इसने इंडिया का फ्लैग फैला रहा है वाह हाँ, सो आई थिंक ये बिलीफ इंडियन फाइटर्स में तूने डाला है कि इवन समवन इज कमिंग फ्रॉम एज हम्बल बैकग्राउंड एज यू, इतने छोटे जगह से आके इस तरह से ट्रेनिंग फाइंड करके, जब लोग आपको ट्रेनिंग नहीं करने दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, इधर उधर भेज रहे हैं, फिर भी तूने अपना पाथ बनाया। दागिस्तान जैसे जगह पे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में जाके ट्रेन किया, जहाँ पे ना तो आपको ढंग का खाना इंडियन हिसाब से मिलता है, ना तो ढंग का टेम्परेचर है, उधर कंडीशंस बहुत ही रफ है, और ऐसे जगह पे जाके ट्रेन करा। यहाँ का So, लैंग्वेज बैरियर है सबसे लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पे, इंग्लिश बिल्कुल नहीं चलता, ना तो हिंदी तो चल नहीं सकता। सो ऐसे ऐसे जगह पे जाके ट्रेन किया और फाइनली अपॉर्चुनिटी ढूंढा अपने लिए एक नाइजा FC। फर्स्ट ऑफ ऑल कितना अच्छा प्रमोशन था वो, बहुत अच्छा प्रमोशन, लाइटिंग, कैमराज, सब एवरीथिंग कुछ वाज प्रोफेशनल था वहाँ पे। और उसकी टीम कितनी यंग थी। हाँ, सबसे अच्छा बात वहाँ पे था, सारे टीम के सारे लोग यंग थे वहाँ पे। कोई भी एक भी लोग मतलब कोई एक भी पर्सन वहाँ पे ओल्ड नहीं था। हाँ। सब लोग यंग थे, ए से लेके जेड तक। It was a very fresh feeling to see कि when you give these promotions in hand of younger people, तो कैसे how they can manage and run such a solid and fluid promotion. So kudos to Naiza FC, amazing job on that. Kudos to Rehan for a amazing performance on Naiza FC. और बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस अभी आएंगे। हमें पता है कि अभी हम उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे वी कैन गो एंड विन द टाइटल, लेकिन उसके तरफ विल कीप फोकसिंग, विल कीप वर्किंग। पूरे इस जर्नी से तेरा क्या लाइक व्हाट वाज द टेक अवे, कि क्या सीखा, क्या जाना अपने बारे में, कुछ ऐसा डीप रियलाइजेशन हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ ऐसा। मुझे ये चीज़ समझ में आया कि अगर आपको बिलीव है अपने टेक्निक पे, आपको बिलीव है, तो सामने वाला अगर वर्ल्ड चैम्पियन भी होगा तो भी आप उनको बीट कर सकते हो अपने टेक्निक से। अगर आपको बिलीव नहीं है अपने टेक्निक पे, तो आपका टेक्निक कितना भी इम्प्रूव है, कितना भी ज़्यादा आपने ट्रेनिंग किया है उसके ऊपर, वो अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई कर सकते हो लेकिन वो चलेगा नहीं अगर आपको विश्वास नहीं है। अगर आपको अपने टेक्निक पे भरोसा है, तो सामने वाला वर्ल्ड चैम्पियन भी है तो भी आप उसके ऊपर अपना टेक्निक चला सकते हो। तो सबसे पहली बात कि आपको अपने टेक्निक पे भरोसा करना आना चाहिए। बिल्कुल। और अच्छे टेक्निक को ढूंढने के लिए यू नीड टू फाइंड द राइट इंस्ट्रक्टर्स आल्सो। बिल्कुल। क्योंकि आजकल स्पेशली इंडियन MMA सीन में बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं रैंडम, जो आपको टेक्निक सिखा के आपका ईयर्स वेस्ट करते हैं। सो मैं ये अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, या एज अ जनरल बात बोल रहा हूँ कि बहुत सारी अच्छी अकेडमीज हैं इन द कंट्री, बहुत सारे अच्छे कोचेज़ हैं इन द कंट्री। सो यू नीड टू फाइंड एंड सीक द राइट पीपल, क्योंकि इसने किया वो, he went through a bunch of people, finally found us और finally found Dagestan where he learned, क्योंकि वहाँ से इसकी रेसलिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। That's what I noticed। जब ये पहले रेबल में था, कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग कर रहा था, इसका ठीक ठाक था रेसलिंग, लेकिन बहुत ही शार्प नहीं था। लेकिन इस बार जब ये आया था वापस, तो इसका शार्पनेस थोड़ा दिख रहा था इसके टेक डाउन एंट्रीज और ये सारे में। सो आई थिंक दैट इज़ द अदर थिंग विच हेल्प्ड यू देयर, कि जस्ट शॉट्स दैट यू टुक वर वेरी वेल टाइम्ड। सो ये फ़ायदा हुआ। सो अब फ्यूचर क्या है? व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान फ्रॉम हियर? फ्यूचर प्लान ये है कि जो भी हमने मिस्टेक किया इस फाइट में, उसको रिपेयरिंग करना है, और अपनी स्किल पे ज़्यादा काम करना है। अब तो हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या ज़रूरत है, और हमने वहाँ का फाइटर का भी स्किल देख लिया, फाइट देख लिया, तो हमें पता है कि सारा फाइट देखा। तो अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, किस चीज़ पे काम करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा काम करना है, और हमें और कितना मेहनत करना है। Exactly। तो अब मेरा प्लान है कि मैं 3 से 4 गुना ज़्यादा मेहनत करूँगा। फाइट जीतने के बाद जितना पहले मेहनत करता था, उससे 3 से 4 गुना और ज़्यादा मेहनत को बढ़ाऊँगा, और ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा, और फिर दोबारा फाइट करने जाऊँगा, और टाइटल मतलब टाइटल तक पहुँचूँगा, और टाइटल फाइट जीत कर लाऊँगा इंडिया इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत आसान होता है कि आपने एक फाइट जीत लिया और अभी आपको 200-300 मैसेज ऐसे आ रहे हो, बहुत सारे लोग पोस्ट लाइक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रेज कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में आके। बहुत सारे उनमें से ऐसे लोग भी थे जो कि तेरा फाइट का पोस्टर भी शेयर नहीं कर रहे थे उसके पहले, राइट? करेक्ट। दे वर नॉट एट ऑल इन्वेस्टेड इन योर फाइट, उन्होंने देखा भी नहीं, पता नहीं देखा कि नहीं। लेकिन अब जब व्हेन यू हैव वन द फाइट, व्हेन यू हैव प्रूवन द डाउटर्स रॉन्ग, अब सारे वो लोग तेरे तरफ आके और तेरे को मैसेज कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। सो
ये सारी चीज़ें बहुत ही फिकल होती हैं। आज लोग आपको चेयर करते हैं, कल नहीं करते हैं, और ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा होता है। वी सी इट विद द क्रिकेटर्स। एक मैच अगर जीतते हैं तो दे आर द किंग, और दूसरे मैच में धोनी के घर पे रांची में पत्थर उत्तर पड़ जाते हैं। सो इंडिया में ऑडियंस और पब्लिक मेंटालिटी बहुत ही फिकल है। आपका कभी सपोर्ट करती है, कभी नहीं करती है। और MMA ऐसा स्पोर्ट है जिसमें कि अप्स एंड डाउन्स बना रहेगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि यू कैन गो ऑन अ 10 फाइट विनिंग स्ट्रीक, नेवर लूज अनलेस यू आर खबीब। बहुत सारे फाइटर्स होते हैं बड़े बड़े जो कि लॉस करते हैं, या उनके करियर में वो डाउन पाथ आता है। सो फोकस रहना और मेहनत करना कंसिस्टेंटली, डिलीजेंटली, आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। उसके बाद जो रिजल्ट जो आएगा वो तो बहुत बार लक पे भी डिपेंड करता है, आपके बॉडी पे भी उस दिन कैसा बिहेव कर रही है। इस बार तेरा बॉडी बहुत ही प्राइम शेप में था, एटलीस्ट ऑन द फाइट डे यू फेल्ट बेटर। सो ये सारा फैक्टर्स मिल के ही रिजल्ट आता है किसी MMA फाइट का। सो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट स्पोर्ट, दैट्स वाई। Having said that, I hope you guys enjoyed the podcast. We'll very well see Ehtisham again here soon. Maybe after his next fight when he wins it. अगर लूज करेगा नहीं बुलाऊंगा। फिर कहूँगा जा तेरे को अकेडमी से भी निकाल रहा हूँ। Okay guys, so hope you enjoyed it. Any final questions that you had? 2 दिन में आपने अडैप्ट कैसे किया? What went through your mind? शॉपिंग वॉपिंग करके खूब अडाप्ट किया हमने। We just did not let any random thoughts come into our head. कोई ऐसा नेगेटिव थॉट आने ही नहीं दिया। हाँ। हमने अपने आप को ऑक्यूपाइड रखा, बहुत बिजी रखा। मस्त शॉपिंग किया, घूमे, सिटी एक्सप्लोर किया, और अच्छा खाना खाया, गलत जगह पे भी चले गए। ये मैं काट दूंगा। What was that illegal thing you did? इसने ये खरीदा था, क्या नाम है, वेप खरीदा। अच्छा वहाँ पे हाँ नहीं, यहाँ ये बस अपने लिए नहीं बोल रहा है। इलीगल तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है, बस अपने लिए। अच्छा हाँ, ये नहीं फूकता है शायद। सो वेप खरीदा, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग भी किया उससे वेप को लेके। इसने आधा घंटा तो वहीं पे वेस्ट कर दिया, तो मेरे को चश्मा मिल जाता। उसने बढ़ा भी दिया दाम बाद में। इतना हमने बार्गेनिंग किया, बार्गेनिंग करने के बाद उसने पैक कर दिया। जो हमने लिया था वो पैक नहीं किया, दूसरा प्रोडक्ट पैक कर दिया। फिर हमने बोला कि ये क्या है, मुझे तो ये चाहिए है। तो बोलता है ये इजी है, इसमें फील करने के लिए इजी फील कर सकते हैं। ये कहता नहीं मैं फील कर लूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं फील कर लूंगा, अब ये दे दो। बोलता है कि इसका दाम तो इतना है। मैंने बोला ठीक है भाई, तू ले इतना टाइम हमने वेस्ट कर दिया था ना, वो होता है ना संक कॉस्ट फैलेसी, संक टाइम फैलेसी हो गया था इसका। इसने कहा कि चले यार दे ही दो अब। हाँ, और फिर जब मैं वापस आया तो वो स्टॉल बंद हो चुका था चश्मा वाला। सो अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गेट दैट। या so on that depressing note, okay guys, so we'll see you very soon in the next episode of the Magic Man Pod. अगर आपको ये podcast अच्छा लगा, प्लीज़ शेयर इट अराउंड, शो इट टू योर अदर फ्रेंड्स जो कि MMA कर रहे हैं। होपफुली उनको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिले देख के कि हाउ रेहान conquered against all odds. बाकी तो सब बढ़िया। Yes, do we have a line that we end the podcast with every single time? Like, share, subscribe, ऐसा। We should have something not like share, subscribe। हाँ, ये बहुत ही कॉमन है। हाँ, कुछ रखेंगे। तब तक के लिए ओस। ओस। All right.